हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है दोस्तों। ये हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का एमसीक्यू का डे नंबर 5 है जो हम लोग डेली कर रहे हैं और उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। आपको पता है डेली हम लोग का यूपीएससी का प्रीलिम्स का एमसीक्यू का क्लास चलता है। रात के 8 बजे डेली डिस्कशन होता है, ठीक है। और अगले दिन का एमसीक्यू रात के 9 बजे आपको उसी दिन मिल जाता है। तो रात के 9 बजे आपको एमसीक्यू दिया जाएगा, उसका डिस्कशन रात के अगले दिन 8 बजे अपलोड किया जाता है। तो हमने डे 5 का एमसीक्यू कल आपको दे दिया था, ठीक है। उसका डिस्कशन अभी आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो हमने क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था, क्वेश्चन नंबर 102 से दिया था। क्वेश्चन नंबर 101 तक एनवायरनमेंट का हम लोग 101 तक कर चुके हैं और हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमने जो दिया था आपको करने के लिए 102 से लेके हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने क्वेश्चन दिया था 177 तक, ठीक है। टोटल हमने जो क्वेश्चन दिया था आपको लगभग करने के लिए वो 75 क्वेश्चन के आसपास था, जो करने के लिए आपको दिए थे डे नंबर 5 में, ठीक है। तो उसी का हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। और जिस तरह से मेरे पढ़ाने का टेक्निक होता है कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं जिस टॉपिक से, सबसे पहले उस टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। और दोनों आज ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि टॉपिक डिस्कशन आज हो रहा है सॉल्यूशन कल आएगा, नहीं। टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, उसी के बाद ये खत्म हो जाएगा आधा एक घंटा में, फिर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे डिटेल में। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखना, सॉल्यूशन भी और टॉपिक का डिस्कशन भी, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो इन पहला है एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन। जो टॉपिक से क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें पहला टॉपिक है आपका एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन, ठीक है। तो देखिए, एनर्जी फ्लो मतलब ऊर्जा का कैसे प्रवाह होता है। मैंने आपको कल भी बताया था और उसके पहले ही बताया था कि हम लोग सोलर एनर्जी लेते हैं, ठीक है। प्लांट लेते हैं, प्लांट उससे खाना बनाते हैं और फिर उसको कोई और खाता है, फिर उसको कोई और खाता है। तो इस तरह से एनर्जी जो होता है वो ट्रांसफ़र होते रहता है, जिसमें से 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होता है और 90% एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाता है, मतलब लॉस हो जाता है और दोबारा वो एनवायरनमेंट में नहीं जाता। इसीलिए हम लोग इसको एनर्जी फ्लो बोलते हैं, ना कि एनर्जी साइकिल। अगर साइकिल कोई होगा तो ये पूरा घूम के खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ इसमें तो एनर्जी में हमने देखा जितना भी इसको एनर्जी मिल रहा है प्लांट को, उसका कुछ एनर्जी वो उससे खाना बना रहा है, बाकी का उसका लॉस हो गया। उतना एनर्जी में से कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र कर गया, 10% ही। फिर जिसको ट्रांसफ़र किया गया उसका एनर्जी कुछ लॉस हो गया, फिर जिसके पास इतना एनर्जी उसका 10% वो दिया, ठीक है, फिर इसको मिला। तो इस तरह से एनर्जी आप देख रहे हैं कि कुछ लॉस हो रहा है और फिर आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो सर्कल नहीं कंप्लीट हो पाएगा। सर्कल तब कंप्लीट होता है ना जब जितना से शुरू हुआ था उतने से खत्म हो जाए, लेकिन तो इसमें तो हो नहीं रहा है, एनर्जी बीच में लॉस हो जा रहा है। इसीलिए एनर्जी फ्लो बोला जाता है, एनर्जी साइकिल बोला नहीं बोला जाता, ऊर्जा का चक्र नहीं बोलते, ऊर्जा का प्रवाह बोलते हैं। वहीं न्यूट्रिएंट जब होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, जैसे जिसमें हम लोग बात करेंगे आगे, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, है ना। तो वो सब साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितना उसको CO2 मान लो कार्बन मिल रहा है, वो सेम आपको घूम फिर के CO2 के फॉर्म में आपका एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, तो उसमें कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। इसलिए न्यूट्रिएंट को सर्कुलेशन बोलते हैं, पोषण का चक्रण बोलते हैं, और अभी आपको पता चलेगा। और एनर्जी का फ्लो बोला जाता है। क्लियर हो गया। तो अब देखिए, तो मैंने आपको बात किया था कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसमें मेन एक फंक्शन होता है, वो होता है एनर्जी का फ्लो होना और न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन होना। कैसे होता है आगे डिटेल में सब आएगा। और ऑलरेडी हमने एनर्जी फ्लो के बारे में इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी में बात कर लिया है। इस टॉपिक में हम लोग न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन देखेंगे। तो एनर्जी लॉस्ट होता है हीट के फॉर्म में एट ईच ट्रॉपिक लेवल, हेंस एनर्जी कैन नेवर बी रिसाइकल्ड। इसलिए एनर्जी का पुनर्चक्रण नहीं हो पाता, क्योंकि ऊर्जा जो है हर ट्रॉपिक लेवल पे ऊष्मा के रूप में नष्ट होता है, हीट के रूप में, ठीक है। और क्या होता है ट्रॉपिक लेवल, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे उसको डिस्कस करने से फायदा नहीं है, ठीक है। फिर न्यूट्रिएंट्स डू नॉट गेट यूज्ड अप, लेकिन न्यूट्रिएंट पूरा यूज नहीं होता है, वो घूम फिर के जो है वो साइकिल बन जाए। जैसे कि मान लीजिए प्लांट जो को नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है, ठीक है। प्लांट जब मरेगा तो फिर वो नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाएगा और फिर वो उसका घूम के वापस चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है पूरा एक चक्र बना लेता है, तो इसलिए नाइट्रोजन को न्यूट्रिएंट का हम लोग साइक्लिंग बोलते हैं, एनर्जी का साइक्लिंग नहीं बोलते हैं। तो जैसे कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो जीवित जीव हैं, उसका 95% जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है, वो इन्हीं 5 चीज़ों से बना होता है। जैसे हम लोग के बॉडी में जो भी मास है जितना भी, उसमें आप देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस मिला के जो है वो 95% मास जो है पूरे बॉडी का हमारा यही 5 एलिमेंट से होते हैं, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस सभी जीवित जीवों के द्रव्यमान का 95% बनाते हैं। इसके अलावा 15 से 25 और भी
मिनरल एलिमेंट होते हैं जो प्लांट और एनिमल के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिएंट जो साइकिल होता है वो क्या करता है, मिनरल नॉन लिविंग से लिविंग में कंपोनेंट में चल जाता है। जैसे कि सबसे पहले देखो कोई भी मिनरल ये सब रहेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो वो सब कहाँ, या तो वो एटमॉस्फेयर से लिया जाता है, जैसे जिसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं कार्बन का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब आपका गैसीय साइकिल है जो आपका एटमॉस्फेयर में गैस के फॉर्म में रहता है। और बाकी जैसे फास्फोरस देखिएगा या फिर सल्फर साइकिल देखिएगा, वो मेनली सेडिमेंट्री साइकिल है, स्थलीय चक्र है, जिसका मेन जो रिजर्वायर जो भंडार है वो कहाँ पे है, टेरेस्ट्रियल है, मतलब लैंड है, ठीक है ना। तो चाहे वो नाइट्रोजन, चाहे वो आपका गैसीय साइकिल हो या सेडिमेंट्री साइकिल, अभी वो सब डिटेल में भी देखेंगे हम लोग आगे। तो वो उसमें कभी भी न्यूट्रिएंट जो होता है वो खत्म नहीं होगा। वो मान लीजिए प्लांट ने नाइट्रोजन लिया एटमॉस्फेयर से, ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं ले पाएगा, वो कन्वर्ट होता है नाइट्राइट या नाइट्रेट के फॉर्म में, अलग अलग प्रोसेस के द्वारा, जिसके बारे में आगे हम देखेंगे। और फिर जब प्लांट मरते हैं तो वो फिर मिट्टी में मिलता है और फिर वो एटमॉस्फेयर में घूम फिर के वापस डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा वापस चला जाता है, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर में लिया गया था वो वापस चला जाएगा, जो मिट्टी से लिया गया वो वापस मिट्टी में मिल जाएगा। तो उसको इसीलिए न्यूट्रिएंट का उसको सर्कुलेशन बोला जाता है। कोई भी जब बॉडी मर जाएगा तो नॉन लिविंग हो जाएगा, तो नॉन लिविंग से वापस जो है लिविंग कंपोनेंट या के रूप में अपना मिनरल जो है वापस चला जाता है। इसीलिए इसको हम लोग नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट साइकिल इसको बोलते हैं। इसको बायो जियो केमिकल साइकिल भी बोलते हैं। बायो मतलब अर्थ हो गया, और जियो मतलब मिट्टी, तो जिसमें जीवन जीवित चीज हो, और मिट्टी मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में केमिकल, केमिकल मतलब न्यूट्रिएंट हो गया, उसका साइकिल हो रहा है। इसलिए इसको जैव मतलब हो गया लिविंग, और भू मतलब नॉन लिविंग, मिट्टी है ना, मतलब जियो मतलब अर्थ, नॉन लिविंग, तो उसके बीच में हमारा केमिकल का साइक्लिंग हो रहा है, होता है, इसलिए उसको न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी बोलते हैं। और इसको बायो जियो केमिकल जैव भू रासायनिक चक्र भी बोला जाता है। अब हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल का दोस्तों टाइप्स देखते हैं। तो पोषण चक्र का प्रकार तो एक तो होता है कि रिप्लेसमेंट पीरियड के आधार पे बांटते हैं। रिप्लेसमेंट पीरियड मतलब कितने देर में वो वापस जो है अपना नेचुरल रूप में वापस आ जाएगा, कि जिस रेट से हमारा न्यूट्रिएंट रिप्लेस हो रहा है, क्या उसी रेट से वापस उसको यूटिलाइज हो रहा है, तो उसको परफेक्ट साइकिल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने CO2 एटमॉस्फेयर में, प्लांट ने एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, उसे खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद वो जो है प्लांट के फॉर्म में कार्बन में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना, वो कार्बन के रूप में। या फिर एनिमल भी, एनिमल इस प्लांट को खाएगा तो उसमें कार्बन के रूप में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये प्लांट और एनिमल जब सड़े गलेगा तो इसका फॉसिल बनेगा, है ना, फॉसिल बनेगा, और उससे कोल बनेगा, पेट्रोलियम बनेगा, और ये भी क्या है, कार्बन। फिर इसको जलाइएगा तो वापस CO2 इसमें चला जाएगा, ठीक है। प्लांट ने CO2 लिया और खाना बनाया, खाना बनाने के बाद अगर प्लांट सांस लेगा तो कोई भी जीव जंतु अगर सांस लेता है तो वो CO2 वापस छोड़ेगा, ठीक है। तो वो जितना CO2 या जो भी यहाँ केमिकल एलिमेंट का बात कर रहे हैं, वो किस रेट से लिया जा रहा है, कितना, किस दर से, और किस देर से किस रेट से वो वापस हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट साइकिल। तो रिप्लेसमेंट पीरियड के आधार पे, ठीक है, परफेक्ट साइकिल उसको बोला जाता है जो न्यूट्रिएंट जितना तेजी से अंदर आ रहा है उतना तेजी से उसको यूटिलाइजेशन होकर वापस चला जाता है। इसमें जो गैसीय साइकिल होते हैं, ठीक है, उसको परफेक्ट साइकिल माना जाता है। तो मोस्ट गैसीय साइकिल और परफेक्ट साइकिल, जिसमें आते हैं नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, है ना, वाटर साइकिल, वो सारा चीज़ है, ठीक है। इम्परफेक्ट साइकिल वो होता है जो वापस तो चला जाएगा लेकिन वो कुछ लंबे समय के लिए स्टोर हो जाएगा, ठीक है, समझे? तो उसको इम्परफेक्ट साइकिल बोलते हैं। अब देखिए कोई एटमॉस्फेयर में अगर वो जाके स्टोर हो जा रहा है तो एटमॉस्फेयर से लेना वापस तो बहुत आसान हो जाता है ना? क्योंकि गैस है। लेकिन वही कोई अगर आपका मिट्टी में स्टोर हो गया या कोई पत्थर में स्टोर हो गया, तो वो पत्थर जब टूटेगा तब ना मिनरल वापस चला जाएगा जहाँ से आया था, या फिर उसको प्लांट ले सकता है। तो उसको इम्परफेक्ट साइकिल बोलते हैं। इम्परफेक्ट साइकिल मतलब सम न्यूट्रिएंट गेट लॉक्ड इन द सेडिमेंट, तो कुछ पोषक तत्व अवसादों में फँस जाते हैं, ठीक है? फँसने के कारण क्या होता है, वापस में वो जो है साइकिल में जाएगा लेकिन बहुत देर से जाएगा, है ना? लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक वो चक्र से बाहर हो जाता है क्योंकि वो स्टोर हो गया। जैसे कि मान लीजिए प्लांट जो है, या एग्जांपल आप समझिए कि जैसे कि मान लो सल्फर सल्फेट का रॉक बन गया, है ना? पत्थर बन गया। तो यार पत्थर ये जब टूटे-फूटेगा तब ना सल्फर वापस जाएगा। तो कुछ समय के लिए सल्फर जो है, लंबे समय के लिए अगर उसका पत्थर बन जाता है, ठीक है? तो वो वापस हमारा जहाँ से आया था तुरंत नहीं जाता है, थोड़ा समय लगता है। जब वो माइनिंग होगा, खनन होगा, तो पत्थर निकाला जाएगा, फिर उसका टूटे-फूटेगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, तब जाके वापस वो मिलेगा। इसीलिए याद रखना है आपको कि जो सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं, जो अवसादी चक्र होते हैं, अवसादी मतलब जो मिट्टी से में जिसका रिजर्वायर होता है, ये सब हम जो बाँट रहे हैं कि वो सेडिमेंट्री साइकिल है कि गैसीय साइकिल है, वो इस रेट पे बाँट रहे हैं
इस आधार पे कि उसका रिजर्वायर जो है नेचर कहाँ है, उसका भंडार कहाँ है, आगे हम देखेंगे। तो याद रखना है आपको, जो गैसियस साइकिल होता है वो परफेक्ट साइकिल होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट जो है जिस रेट से रिप्लेस उस रेट से होता है जिस रेट से वो यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन इम्परफेक्ट साइकिल में जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो भी यूज़ किया जाएगा, लेकिन वो लंबे समय तक वो आपका साइकिल से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो दूसरी जगह जाके कहीं स्टोर हो जाता है, फिर उसको रिजर्वायर में वापस जाने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो याद रखना सेडिमेंट्री साइकिल जो होता है यूजुअली प्रायः जो है इम्परफेक्ट होता है, और गैसियस साइकिल प्रायः जो होता है परफेक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, ये हमने बांटा कि किस रेट से रिप्लेसमेंट हो रहा है। उसमें मैंने देखा परफेक्ट साइकिल और इम्परफेक्ट साइकिल। दूसरा हम बांट सकते हैं रिजर्वायर के आधार पे कि उसका भंडार कहाँ पे है। अगर मान लीजिए वो जहाँ से आ रहा है उसका भंडार अगर गैस है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे गैसियस साइकिल। जैसे कि मान लीजिए वाटर साइकिल है, तो पानी जो बारिश हो रहा है दोस्तों वो कैसे हो रहा है, क्योंकि आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है। वाटर वेपर एक तरह का गैस हुआ। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने के बाद ऊपर मतलब एटमॉस्फेयर में जब ऊपर जाएगा तो आपको पता है जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में आप ऊपर जाइएगा टेम्परेचर आपका कम होगा। ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में टेम्परेचर कम होने के बाद क्या होता है, वो ठंडा होगा। और ठंडा होगा तो क्या होगा, बादल बनाएगा। बादल बनाएगा तो क्या होगा, बारिश होगा। तो फिर वही पानी जो है नदी वदी में बहेगा, फिर समुद्र में जाएगा, कुछ पानी जमीन के अंदर चला गया। ठीक है, फिर उसको आप पंपिंग करके निकालिएगा, फिर यूज कीजिएगा, फिर वो उसका हीटिंग होगा, फिर वेपर बन के फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो फिर वो जहाँ से आ कहाँ से रहा था, एटमॉस्फेयर से, और वापस कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में, मतलब उसका भंडार कहाँ है, एटमॉस्फेयर। तो ऐसा न्यूट्रिएंट साइकिल जिसका भंडार जो है वो आपका एटमॉस्फेयर हो या फिर हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में मतलब जल मंडल हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैसियस साइकिल, जिसमें एग्जांपल है वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और मीथेन साइकिल। तो ये सब जो है वो आपका गैसियस साइकिल। और गैसियस साइकिल क्या होता है दोस्तों, परफेक्ट साइकिल। दूसरा होता है सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल वो होता है जिसका जो भंडार होता है वो पृथ्वी का क्रस्ट होता है, पृथ्वी का भूपर पट्टी होता है। जैसे फॉस्फोरस, फॉस्फोरस आपने सुना कि फॉस्फोरस गैस जो है एटमॉस्फेयर में पूरा घूल रहा है, नहीं। सल्फर के बारे में हाँ थोड़ा मोड़ा होगा। कैल्शियम थोड़ा मोड़ा, कैल्शियम आप देखो एटमॉस्फेयर में हमारा रहता है क्या, उसका भंडार नहीं, कहाँ है वो, कैल्शियम का चट्टान होता है, रॉक्स होता है, पत्थर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होती है, ये सारा चीज़, मैग्नीशियम का भी। तो ये आप देख रहे हैं कि फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो साइकिल है, मैग्नीशियम जो है उसका भंडार जो है वो आपका एटमॉस्फेयर नहीं है। उसका भंडार कहाँ है, क्रस्ट है, ऊपर पट्टी है। ठीक है, लिथोस्फेयर है ना, स्थल मंडल। इसलिए उसको सेडिमेंट्री साइकिल बोलते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल क्या होता है, इम्परफेक्ट साइकिल होता है। अब हम लोग एक एक करके सब साइकिल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग गैसीय साइकिल के बारे में देखते हैं, जिसमें पहला है कार्बन चक्र। सिंपल है, ये सब हम लोग परिचित भी हैं कार्बन चक्र से। सब में वही होगा, आएगा और फिर वापस चला जाएगा। तो आपको पता है कार्बन जो होता है वो एक माइनर एलिमेंट है, बॉडी को उतना नहीं चाहिए, है ना। और ये बहुत ही कम है हमारे एटमॉस्फेयर में, इसलिए इसको माइनर एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, मात्रा, क्योंकि इसका मात्रा कम होता है, क्योंकि आपको देखिए नाइट्रोजन आपको पूरे एटमॉस्फेयर में 78% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है, और नाइट्रो कार्बन कितना है 0.03%। तो इन दोनों की तुलना में हमारा जो CO कार्बन है वो 0.03%, बहुत कम है, इसीलिए कार्बन को माइनर कंपोनेंट बोलते हैं। माइनर कंपोनेंट होने के बावजूद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना कार्बन अगर कार्बन नहीं होगा, ठीक है, तो पृथ्वी पे जीवन भी संभव नहीं है। क्योंकि पृथ्वी पे जो जीवन संभव है दोस्तों वो क्यों संभव है, क्योंकि पेड़ पौधा है। जिस दिन पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उस दिन पूरा जीव जंतु भी खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधा जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि प्लांट और क्योंकि हम लोग जो है खाना नहीं बना पाएंगे, हम लोग खाएंगे क्या, हम लोग वो चीज़ को खाते हैं जो या तो हम लोग डायरेक्ट पेड़ पौधा खाएंगे, या फिर हम लोग वो चीज़ खाते हैं जो पेड़ पौधा को खा रहा है। तो हम लोग का जो स्रोत है वो क्या है, आपका या तो पेड़ पौधा, या तो पेड़ पौधा पे जो खा रहा है उसको हर्बीवोर। ठीक है, तो दोनों जो है डिपेंडेंट किस पे है, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा तो डायरेक्ट पेड़ पौधा ही हो गया, और हर्बीवोर जो है वो डायरेक्ट डिपेंडेंट किस पे, पेड़ पौधा पे। इसलिए पेड़ पौधा अगर नहीं होगा तो आपको हमारा जो है पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं है। और पेड़ पौधा को जीने के लिए क्या चाहिए, खाना बनाना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो भी तो खाना खाएगा। तो अब पेड़ पौधा खाना कैसे बनाता है, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड उसको चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण वो कर पाएगा। इसीलिए कार्बन साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, भले इसका अमाउंट जो एटमॉस्फेयर में कम क्यों ना हो, लेकिन बिना कार्बन डाइऑक्साइड के पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए में हमारा जो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में नीड होगा, या प्रोटीन, या और भी जो बायोकेमिकल होगा, उसमें कार्बन उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इसेंशियल कंपोनेंट होता है, आवश्यक भाग होता है कार्बन। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन साइकिल में डीएनए, कार्बन साइकिल में क्या क्या चक्र स्टेप होता है। सिंपल है, हर साइकिल में कोई स्टेप होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ से यहाँ तक घूम रहे हैं तो यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा। तो ठीक है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण। प्लांट क्या करता है दोस्तों, CO2 लेता है और सनलाइट के प्रेजेंस में पानी को यूज करके खाना अपना बना लेता है। ठीक है, उसी तो ये हो गया।
उसी तरह से जो फाइटोप्लैंक्टन समुद्र में होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं ओशियन में और खाना बनाते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट ले रहा है और फोटोसिंथेसिस कर रहा है, खाना बना रहा है। फिर कोई भी सांस ले, चाहे प्लांट या एनिमल हो, कोई भी सांस लेता है तो वो CO2 को छोड़ता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस से CO2 हमारा यूज हो जाता है, हम लोग यूज करते हैं। अब रेस्पिरेशन से हम लोग वापस CO2 वापस भेज देते हैं। उसी तरह से कोई भी चीज़ अगर सड़ेगा गलेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, तो वो भी जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, नाइट्रोजन और भी कार्बन के कंपाउंड हमारा छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट टर्म कार्बन साइकिलिंग बोलते हैं। शॉर्ट टर्म कार्बन साइकिलिंग, अब देख रहे हैं कि प्लांट जो है CO2 लिया, खाना बनाया, अरे उसके बाद सांस छोड़ा तो वापस हमारा चला गया, तो तुरंत हो रहा है, कोई लंबा समय नहीं लग रहा है। चाहे कोई चीज़ सड़ गल के तुरंत हमारा CO2 बन रहा है, तो ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता है, 2 4 5 10 दिन 20 दिन का 1 महीना लगेगा। तो उसको इसीलिए हम लोग 1 to 3 को शॉर्ट टर्म कार्बन साइकिलिंग अल्पकालिक शॉर्ट टर्म कार्बन चक्र बोलते हैं। वहीं अगर लॉन्ग टर्म कार्बन साइकिल में क्या होगा, कार्बन जो है वो स्टोर हो जाएगा लंबे समय के लिए कहीं, है ना। जैसे कुछ कार्बन जो है वो हमारा ऑर्गेनिक मैटर जो अनडिकम्पोज, अनडिकम्पोज मतलब जो सड़ा गला ऑर्गेनिक मार्केट मैटर नहीं है, उसमें डिकम्पोज हो जाता है मार्सी सॉइल में, है ना, दलदली मिट्टी में या पीटी लेयर में। ठीक है, उसके बाद कुछ देर बाद होते 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 वो फोसिल वोसिल बना लेता है। ठीक है, फिर उसको जब देखो आपको पता है कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उससे हमारा बनते हैं। और जब इसको, और वो कार्बन क्या हुआ, इनमें स्टोर हो गया, फिर इसको जब जलाइएगा, कोयला को, तेल को या नेचुरल गैस को, फिर तब आपको CO2 मिलेगा। तो ये लंबे समय के लिए स्टोर हो गया, है ना, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस में, क्योंकि कोयला कोयला हो, ऑयल हो, नेचुरल बनने में करोड़ों करोड़ों साल, हज़ारों करोड़ साल लग जाता है। लेकिन जब जलाइएगा तो वापस तो मिलेगा ही, इसलिए ये सब लॉन्ग टर्म कार्बन साइकिल कहलाता है। उसी तरह से समुद्र के गहराई में भी कुछ कार्बन जो है वो स्टोर होते 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 तो उस पे लेयर चढ़ जाता है और वो फिर पत्थर वत्थर भी बना देता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारा चीज़ है। ठीक है, तो कुछ इनसॉल्युबल जो कार्बोनेट होते हैं वो ओशियन के सेडिमेंट में जमा होते रहते हैं और फिर उस पे कैल्शियम कार्बोनेट का चट्टान बन जाता है। फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट का चट्टान जो है वो आपका उसका फिर उसको आप निकालिएगा, माइनिंग होगा और चट्टान बनने में बहुत समय लगता है और वापस फिर उसको CO2 बन के एटमॉस्फेयर में जाने में टाइम लगेगा, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म हम लोग कार्बन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले कार्बन साइकिल में क्या क्या घटक है कि एटमॉस्फेयर में CO2 होता है, प्लांट उसको यूज करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, एनिमल जो है सांस लेता है तो वापस छोड़ता है, इनऑर्गेनिक कार्बोनेट के फॉर्म में वो स्टोर हो सकता है समुद्र वमुद्र में, वाटर में भी कार्बोनेट के फॉर्म में, फिर कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन में यूज होता है और उसके बाद उसका जलेगा, डिकम्पोजिशन होगा तो वापस CO2 मिल जाएगा। तो ये हो गया कार्बन साइकिल के बारे में दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब हम लोग दूसरा गैसीय साइकिल देखते हैं, गैसीय चक्र देखते हैं, उसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल। तो जिस तरह से कार्बन साइकिल में हमने देखा किस तरह से कार्बन CO2 जो था एटमॉस्फेयर में वापस आया फिर वापस चला गया, तो उसी तरह से नाइट्रोजन भी जो है N2 जो है हमारा आएगा अर्थ पे और फिर वापस वो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, है ना। तो इसलिए नाइट्रोजन साइकिल भी गैसीय साइकिल है और ये परफेक्ट साइकिल भी कहलाता है, क्योंकि जितना भी गैसीय साइकिल होगा वो मोस्टली आपका परफेक्ट साइकिल होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन आपको पता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद अगर कोई सबसे मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट है तो वो है हमारा नाइट्रोजन। ठीक है, समझे। ऑर्गेनिजम्स में आपको पता है कार्बन ये सब ज़्यादा रहेगा और नाइट्रोजन थोड़ा कम रहता है। वैसे एटमॉस्फेयर में बात करेंगे तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, लेकिन भाई किसी ऑर्गेनिजम से अगर देखेंगे तो किसी ऑर्गेनिजम में सबसे ज़्यादा जो मिलता है, जैसे हमारे में, आप में, पेड़ में, तो वो सबसे ज़्यादा कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर लास्ट में मतलब सबसे कम, कम मतलब इन तीनों के बाद सबसे कम नाइट्रोजन। ठीक है, तो जीवित जीवों में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन सबसे अधिक पाया जाता है। तो जिस तरह से कार्बन ज़रूरी था कार्बोहाइड्रेट के लिए, DNA के लिए, उसी तरह से नाइट्रोजन भी ज़रूरत होता है दोस्तों अमीनो एसिड बनने के लिए, प्रोटीन के लिए, हार्मोन के लिए, क्लोरोफिल और विटामिन के लिए नाइट्रोजन बहुत ही एसेंशियल है। एटमॉस्फेयर में आपको पता है हम लोग को नाइट्रोजन जो है वो गैस के फॉर्म में रहता है, N2 के फॉर्म में, और N2 में क्या होता है, दो N होता है, तभी तो N2 नाम है, और दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड हमारा होता है। ठीक है, तो प्लांट और प्लांट हो या कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, वो डायरेक्ट जो ये N2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसको यूज, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस N2, वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है कोई भी प्लांट या मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। उसको क्या होता है, कन्वर्ट करना होता है, वो अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जैसे NO में या NO2 में या N2O में, फिर जो है प्लांट उसको या एनिमल उसको यूज करता है। तो जो हमारा नाइट्रोजन डायरेक्ट N2 के फॉर्म में है, वो ज़्यादा डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि जो प्रोटीन बना होता है वो नाइट्रोजन से बना होता है। तो क्या हम लोग को बॉडी को प्रोटीन तो चाहिए, तो क्या हम लोग नाइट्रोजन से ऑक्सीजन डायरेक्ट ले सकते हैं, बताइए। डायरेक्ट हम नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं?
इतना सारा नाइट्रोजन, तब तो सबको किसी को प्रोटीन का कमी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपको पता है मैक्सिमम जो इंडियन उसको उसके शरीर में प्रोटीन का कमी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन हमको बाहर से लेना पड़ता है, प्लांट से, ठीक है, या फिर एनिमल से, मतलब प्रोटीन लेना पड़ता है ना? क्योंकि डायरेक्ट हम N2 नहीं ले पाएँगे। तो इसी तरह प्लांट भी डायरेक्ट N2 नहीं ले पाएँगे, उसको अलग-अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है? तो चाहे वो लाइटनिंग हो, बिजली कड़कने हो, या जंगल में आग लगता है, या गाड़ी का जो धुआँ हो, या इंडस्ट्री का हो, वो क्या करता है N2 यूज़ करता है और उसको NO2 में और N2O में कन्वर्ट कर देता है। NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 को बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, नाइट्रस। ठीक है? अब हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन था, N2 था, वो किस तरह से अलग-अलग फॉर्म में, जैसे NH3 मतलब अमोनिया, NO2 माइनस मतलब नाइट्राइट, TRITE, और NO3 माइनस मतलब नाइट्रेट। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, N2 है, उसको डायरेक्ट प्लांट यूज़ नहीं कर सकता है। उसको इन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब नाइट्रोजन N2 से अमोनिया या नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, फिक्स होता है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी आप हिंदी में बोल सकते हैं। तो यही जो है प्लांट अमोनिया हो या नाइट्राइट हो या नाइट्रेट हो, उसको लेता है। प्लांट डायरेक्ट N2 को नहीं ले पाता, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको अमोनिया, नाइट्राइट या नाइट्रेट में। तो ये जो नाइट N2 जो है वो कन्वर्ट हुआ अमोनिया में, या NO2 माइनस या नाइट्राइट या नाइट्रेट में, तो उसके लिए 3 मेथड है, 3 तरह से कन्वर्ट होता है। पहला है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल मतलब जीव-जंतु, जीव के कारण, बायो मतलब क्या होता है? लाइफ। तो ऐसा ऑर्गेनिज़म्स जिसमें जीवन हो, हिंदी ऑर्गेनिज़म में जीवन हो, अगर वो अगर नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, मतलब उसको नाइट्रोजन को N2 को कन्वर्ट कर रहा है ना अमोनिया में, नाइट्राइट या नाइट्रेट में, तो उसको हम लोग बोल देंगे बायोलॉजिकल फिक्सेशन। ठीक है? अभी हम डिटेल में देखेंगे। जैसे बैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन अलगी है, वो सब कन्वर्ट करता है। ठीक है? वो उसके लिए वो एंजाइम का यूज़ करता है। ये सब बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, उसका नाम है नाइट्रोजन एस, मतलब इनको N2 को कन्वर्ट करने के लिए ये एंजाइम वो यूज़ करते हैं। ठीक है? दूसरा मेथड जिसमें सॉरी, जिसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, वो इंडस्ट्री में होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हेबर प्रोसेस भी इसको बोलते हैं, या हेबर बॉस प्रोसेस प्रक्रिया बोला जाता है। इसमें फर्टिलाइज़र जो होता है ना? वो अमोनिया को प्रोड्यूस करता है, और फर्टिलाइज़र कहाँ बनता है? इंडस्ट्री में, और उसमें अभी N2 अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है? तो वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, फिक्सेशन है। तीसरा है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। जो लाइटनिंग, जो बिजली कड़कता है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, जो नाइट्रोजन जो हमारे एटमॉस्फेयर में N2 के फॉर्म में है, तो इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये बॉन्ड को तोड़ देता है बिजली का कड़कना, और उससे जो है आपका NO2 बनता है। तो हम देखें कि नाइट्रोजन जो फिक्सेशन होगा वो आपका बैक्टीरिया कर सकता है, आगे हम देखेंगे कौन-कौन करता है। दूसरा इंडस्ट्री कर सकता है, और तीसरा जो है आपका एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट होता है, मतलब N2 का NO2 माइनस, NO3 माइनस या अमोनिया में कन्वर्ट होना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ठीक है? अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2 के बारे में। तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है N2 है, वो एक्टिव इनर्ट होता है, मतलब वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, डायरेक्ट उसको प्लांट नहीं ले पाता है। उसके लिए सबसे पहले आपको उसको अमोनियम आयन या फिर NO2 माइनस, NO3 माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है? तो मैंने आपको बता दिया था, अब हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो पहला हमारा है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है? कुछ बैक्टीरिया होता है, ठीक है? जो आपका मिट्टी में रहता है, लेगुमिनस प्लांट में के जड़ में रहता है, ठीक है? और कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो फ्री रहता है, वो किसी पौधा के जड़ में नहीं रहता है। तो दोनों तरह का बैक्टीरिया, चाहे वो आपका पौधे के कुछ लेगुमिनस प्लांट होते हैं, जो दलहन पौधा होता है उसके जड़ में रहता है, या फिर वो सिंपल मिट्टी में रह सकता है। तो दोनों तरह का बैक्टीरिया को, जिसमें हम लोग देखेंगे, वो नाइट्रोजन को, N2 को वो अमोनिया में या नाइट्राइट में या नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो उसमें कुछ जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो दलहन पौधा है उसके जड़ में रहता है, ठीक है? और वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? नाइट्राइट में या नाइट्रेट या अमोनिया में। कुछ फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो सांस लेता है, और मिट्टी में वो स्वतंत्र रूप से रहता है, पौधे की जड़ में नहीं रहता है, और वो फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है। उसका नाम है एज़ोटोबैक्टर। बस अब स्पेलिंग उसका नाम याद रखेंगे। तो राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक मतलब प्लांट के जड़ में रह रहा है, प्लांट को दे रहा है बना के क्या, अमोनिया नाइट्राइट या नाइट्रेट, प्लांट उसको यूज़ कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है,
और राइजोबियम बैक्टीरिया को उस पौधा में रहने के लिए आवास मिल जा रहा है, शेल्टर मिल जा रहा है, ठीक है। वहीं एजोटोबैक्टर जो फ्री रूप से रहता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं करता। सिम्बायोसिस के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर ठीक है। तो स्पेलिंग आप मतलब उसका नाम याद रखेंगे। उसी तरह से है रोडोस्पिरिलियम। तो रोडोस्पिरिलियम भी फ्री रूप से मिट्टी में रहता है, ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में, मतलब बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपना खाना मतलब अमोनिया में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन को NO2 माइनस NO3 माइनस या अमोनिया में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसका नाम है रोडोस्पिरिलियम, ठीक है। इसके अलावा कुछ साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको नील हरित शैवाल बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है नॉस्टॉक, एनाबीना और स्पाइरुलिना। तो ये सब भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो पूरा आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। ये राइजोबियम जो है वो पौधे की जड़ में रहता है, सिम्बायोसिस करके नाइट्रोजन को फिक्स करता है। फिर एजोटोबैक्टर हो, ये एरोबिक करता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करता है, लेकिन बिना पौधे की जड़ में फ्री लिविंग है। रोडोस्पिरिलियम भी फ्री लिविंग है लेकिन एनएरोबिक है, ठीक है। बाकी कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, स्पाइरुलिना है, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये आपको पूरा एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरह से इंडस्ट्री में नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है आपका अमोनिया में। तो उसके लिए हैबर प्रोसेस है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया, फर्टिलाइजर में उसको यूज करते हैं। फिर एटमॉस्फेयर में भी N2 जो बॉन्ड है उसको तोड़ दिया जाता है, आपका बिजली कड़कने से वो टूट जाता है और NO या NO3 NO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग नाइट्रोजन साइकिल में जो प्रोसेस होता है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अमोनिफिकेशन है। अमोनिफिकेशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, जो जैविक नाइट्रोजन है, वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जो डिकम्पोजर होते हैं, बैक्टीरिया या फंगस होता है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है, कन्वर्ट कर देता है दोस्तों अमोनियम आयन में, ठीक है, समझ में आया। अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है। तो सबसे पहला स्टेप जो आपका होता है हमारा नाइट्रोजन साइकिल में, उसमें क्या होता है, जो भी डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर है उसको जो है आपका अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि अमोनियम आयन बन रहा है इसलिए अमोनिफिकेशन है, ठीक है, राइट। और उसको करता कौन है, बैक्टीरिया और फफूंद। और ये देखिए जो अमोनियम आयन है, जो अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन जो है उसको NO2 माइनस या NO3 माइनस में कन्वर्ट किया जाता है, उसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो अमोनियम आयन NH4 प्लस से वो जब NO2 माइनस या NO3 माइनस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। अभी हम लोग जो नाइट्रोजन फिक्सेशन देखे थे उसमें क्या हुआ था, डायरेक्ट जो है बैक्टीरिया ये सब N2 को डायरेक्ट अमोनिया या अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। क्योंकि प्लांट आपको पता है आपको नाइट्राइट या नाइट्रेट ही ले पाएगा, अमोनिया अमोनिया उतना नहीं ले पाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया जो हुआ है ना, जो जिसके बारे में ऑलरेडी हमने देखा, उसमें क्या किया, N2 जो एटमॉस्फेयर में था उसको अमोनिया या अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर दिया। तो जो अमोनिया या अमोनिया आयन ने को अमोनियम आयन को कन्वर्ट किया गया है, मतलब में कन्वर्ट हो गया है ना, जो कौन किया है, बैक्टीरिया किया है। और या तो बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट कर देगा या फिर डायरेक्ट भी N जो है वो आपका अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं कि जो हमारा N है, नाइट्रोजन है ना, वो जब अमोनियम आयन में या अमोनियम कन्वर्ट होता है तो उसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। अब देखिए जो अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो चुका है अब वो नाइट्राइट या नाइट्रेट में हमारा कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अमोनियम आयन को अगर नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहा है तो उसको नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस बोलते हैं। तो नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया है जो अमोनिया को NH4 प्लस को NO2 माइनस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये जो NO2 माइनस है, नाइट्राइट इसको बोलते हैं, वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है NO3 माइनस में, ठीक है। और उसको कौन करता है, नाइट्रोबैक्टर। तो आपको एग्जांपल एकदम ध्यान होना चाहिए कि अमोनियम आयन को नाइट्राइट में कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्रोसोमोनास या नाइट्रोकोकस, ठीक है। और नाइट्राइट में को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। फिर प्लांट जो है NO3 माइनस को ले लेता है और उसके बाद उसको यूज करके प्रोटीन बनाता है, ठीक है। फिर एक है डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखो प्लांट ने नाइट्रोजन को यूज कर लिया नाइट्रेट के फॉर्म में और उसको प्रोटीन जैसा बना लिया। अब वापस वो जो हमारा नाइट्रेट था वो वापस जाना चाहिए हमारा N2 में, क्योंकि जहाँ से आएगा वो वापस जाएगा। क्यों, आपको आपको पता है N2 से अमोनिया ये सब बना, फिर उससे नाइट्रेट बना, प्लांट उसको यूज किया और उसके बाद वापस जाएगा। तो जब उसको हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन हम लोग बोलते हैं। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, जो नाइट्राइट या नाइट्रेट है वो N2 में कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया, जो ऑक्सीजन जिसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो बिना ऑक्सीजन के को यूज किए क्या करता है, नाइट्रेट को N2 में कन्वर्ट करता है। उसका एग्जांपल याद रखिएगा बैक्टीरिया का, स्वीडोसोमनास, इसको स्वीडो पढ़ते हैं, स्वीडोमोनास, और थायोबैसिलस और स्वीडोमोनास याद रहेगा। वो क्या करता है, वो डीनाइट्रिफिकेशन करता है। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब देखो नाइट्रिफिकेशन में क्या हुआ, नाइट्राइट या नाइट्रेट बना। जब जब हम लोग नाइट्रिफिकेशन पढ़ रहे थे तो क्या हो रहा था, अमोनियम आयन जो है वो NO2 माइनस या NO3 माइनस में हुआ,
तो इसको और वो वापस जब हमारा नाइट्राइट या नाइट्रेट जो है वो कन्वर्ट होता है N2 के फॉर्म में, तो उसको हम लोग डीनाइट्रिफिकेशन हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी और डिटेल में नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे हमने दे दिया है। तो सबसे पहले देखो नाइट्रोजन साइकिल का समरी देखेंगे। तो सबसे पहले N2 जो है वो अमोनिया या अमोनियम आयन में कन्वर्ट करता है। उसके लिए हो सकता है, मैंने बताया 3 तरह है। बायोलॉजिकल है ना, जिसमें बैक्टीरिया करते हैं, ब्लू ग्रीन algae हो गया। दूसरा हो गया नेचर के द्वारा, लाइटनिंग, एटमॉस्फेरिक जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्सेशन, और तीसरा होता है इंडस्ट्री के द्वारा, जिसमें वो हैबर प्रोसेस के द्वारा होता है। अब ये एक बार जब अमोनिया या अमोनियम आयन बन गया, तो उसको जो है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है उसको NO2 माइनस में नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, और नाइट्रोबैक्टर NO2 माइनस को NO3 माइनस में कन्वर्ट करता है। ये एरोबिक है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये किया जा रहा है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, फिर अमोनिफिकेशन होता है। अमोनिया का डायरेक्ट NH4 प्लस जब बनता है तो वो अमोनिफिकेशन कहलाता है। इसमें डेड प्लांट अमोनिया, ये जो एनिमल है यूरिया है, यूरिक एसिड को कन्वर्ट करते हैं बैक्टीरिया उसको अमोनियम सॉल्ट में। ठीक है, फिर जब ये NO3 माइनस को प्लांट ने ले लिया, फिर वापस N2 में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए भी बैक्टीरिया होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पे आपको देखा था, है ना। ये स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस, तो वापस N2 जहाँ से आया था वहाँ पर चला गया, तो एक पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गया है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल में बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है, कैसे हो रहा है और कौन कौन बैक्टीरिया उसको कर रहा है, बस इतना ही इसमें काम करेगा। अब देखिए अमोनिया टॉक्सिसिटी एंड ह्यूमन्स। आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जब अमोनिया प्लांट व्लांट में डालेंगे फर्टिलाइजर ये सब के रूप में, तो भी नुकसान होगा, क्योंकि वो अमोनिया जो है वो जितना प्लांट है ले पाएगा, नहीं तो बाकी वो मिट्टी में मिल जाएगा, और वो फिर अगर बारिश हो गया तो वो मिट्टी जो है वो उस अमोनिया को लेते हुए, ठीक है, नाइट्रोजन को लेते हुए कहाँ चला जाएगा, पानी में। और पानी में क्या होगा, एक तरह का है ना, पानी में नाइट्रोजन ये सब बढ़ जाएगा, तो उस नाइट्रो वहाँ पे भी जो आपका अलगी वल्गी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगेगा, और पूरा तालाब उल आपको क्या कर देगा, हरा भरा बना देगा। उसको उसी को क्या बोल देते हैं, उसको यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, और उसको अलगल ब्लूम भी बोलते हैं, क्योंकि शैवाल का जो है बेतहाशा वृद्धि हो जाता है और वो नुकसान करता है। यूट्रोफिकेशन के बारे में डिटेल में हम लोग दोस्तों आगे पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा घबराइए मत। ठीक है, यूट्रोफिकेशन बता देते हैं। देखो जैसे कि ये तालाब है, ठीक है, यहाँ पे कोई खेत है, ठीक है, खेत में आपने खूब सारा यूरिया डाल दिया। अब जब बारिश होगा दोस्तों, तो ये पानी जो है बह के तालाब में आएगा आएगा और तालाब में अब क्या हुआ, यूरिया ये सब भर गया, मतलब यूरिया मतलब नाइट्रोजन ये सब बहुत ज़्यादा हो गया, नाइट्रोजन फास्फोरस ये सब। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो अलगी वल्गी है, तो अलगी भी क्या करता है, वो भी उसके लिए नाइट्रोजन क्या है, एक तरह का फर्टिलाइजर का हो गया, है ना, ग्रोथ के लिए। तो पूरा तालाब में अलगी जो है ग्रीन कलर का भर जाएगा। समझ में आ रहा है। तो पूरा तालाब में क्या होगा, अलगी जो है वो ग्रीन कलर का भर जाएगा। भरेगा कि नहीं भरेगा। ठीक है, पूरा तालाब में ये ग्रीन 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 ऊपर भर गया। ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पे जो है मछली भी है, यहाँ मछली भी है, और मछली को क्या चाहिए दोस्तों, या प्लांट व्लांट और भी है, उन लोगों को क्या चाहिए, सांस, उन लोग को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, एटमॉस्फेयर से तो नहीं ले सकता है, कहाँ से लेगा, जो पानी में घुला हुआ है वही ले पाएगा। अब देखिए ये जो पूरा ज़्यादा ये पूरा भर जाएगा ऊपर से, तो नीचे जो जीव जंतु है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो वो मर जाएगा, सड़ गल के नीचे बैठ जाएगा। उसी तरह से ये भी अलगी जो है कुछ समय बाद ये भी खुद बहुत ज़्यादा इनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, पूरा भर जाएंगे, तो ये भी मरेंगे, तो ये भी जो है बैठ गया नीचे। अब ये जब सड़ेगा, कोई भी चीज़ जब सड़ता है तो उसको जनरली ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, जो ऑक्सीजन ये कहाँ से लेगा, इसी से लेने लगेगा, एटमॉस्फेयर इससे, पानी में जो घुला हुआ है वही ऑक्सीजन जो है ये सड़ने गलने के लिए यूज इसमें किया जाएगा। जो बैक्टीरिया होगा सड़ाएगा गलाएगा तो ऑक्सीजन लेते जाएगा। तो ऑलरेडी जो है पानी में ऑक्सीजन कम था, और ये बैक्टीरिया बैक्टीरिया के कारण क्या हुआ, और जब ये सड़ा गला ये सब, है ना, तो उसके कारण भी आपका ऑक्सीजन कम हो गया, तो ये जो नीचे मछली है वो मर जाएगा। तो उसी को हम लोग बोल देते हैं यूट्रोफिकेशन, और पूरा जो तालाब है वो पूरा हरा हरा हो जाता है, और पूरा उसमें बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाता है, मछली वछली सब उसमें मर जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो उसी को यूट्रोफिकेशन बोला जाता है, और पूरा जो हरा हरा भर गया वही हुआ अलगल ब्लूम। ठीक है, और क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ये सब अपने बहुत खेत में यूज कर दिया जितना जरूरत नहीं था। ठीक है, समझ में आया। तो वही उसी का बोलते हैं अमोनिया टॉक्सिसिटी, मतलब अमोनिया का जो है क्या हो गया, विषाक्तता हो गया। ठीक है, अब देखिए अमोनिफिकेशन, यूरिया एंड यूरिक एसिड, वही अमोनिफिकेशन में क्या हुआ, यूरिया और यूरिक एसिड है, तो अमोनिया और अमोनियम आयन में बनना, अभी उसका नाइट्राइट में बना वो अमोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है ना, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो आपको पता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कोई भी होगा वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजनस वेस्ट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो पॉटी वॉटी करेगा, यूरिया ये सब निकलेगा, यूरिक एसिड ये सब निकलेगा।
ये जो वेस्ट होता है या फिर प्लांट अगर डेड हो जाएगा, ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, जो यूरिक एसिड है मतलब अमोनिया ये सब जो है उसको, है ना, यूरिक एसिड जो है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, अमोनिया में या अमोनियम आयन में, ठीक है। और ये अमोनिया या अमोनियम आयन जो है मिट्टी में, उसको सॉइल बैक्टीरिया फिर उसको नाइट्राइट में या नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देगा, है ना, राइट। तो ये हुआ अमोनिफिकेशन, समझ में आएगा, यूरिया यूरिक एसिड का अमोनिया या अमोनियम आयन में बनना और उसका फिर नाइट्राइट में बनना, उसको अमोनिफिकेशन ये सब बोलते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन हमने बता दिया, NO2 माइनस है या N2 माइनस है, वापस जब वो N2 में कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, जिसको स्यूडोमोनास थायोबैसिलस है, उसको डीनाइट्रिफिकेशन हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गया, जिसमें आपको नाइट्रोजन साइकिल में क्या याद रखना है कि कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया का थोड़ा नाम, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है कि बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आप यूज करोगे, तो मैंने बताया यूरिया ये सब यूज कीजिएगा तो क्या होगा। ऑलरेडी देखो, जो आप पहले से अगर मिट्टी में यूरिया ये सब है दोस्तों, ठीक है, तो प्लांट जो है को ज़रूरत पड़ेगा क्या कि राइजोबियम ये सब का, राइजोबियम का ज़रूरत पड़ेगा नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसको यूरिया ये सब मिल जा रहा है। तो राइजोबियम और जो लेगुमिनस प्लांट है उसका रिलेशनशिप जो है वो खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इससे जो प्लांट अब नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पे कम डिपेंड करेंगे, इससे बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये नुकसान है कि नाइट्रोजन, और कल को मान लीजिए बैक्टीरिया का पॉपुलेशन बहुत घट गया और फिर प्लांट को कोई बाहर से अगर फर्टिलाइजर ये सब नहीं डाला, तो ये बैक्टीरिया ऑलरेडी कम है तो प्लांट भी उसको डैमेज लॉन्ग टर्म में हो सकता है, ठीक है। दूसरा, नाइट्रोजन का लीचिंग भी हो सकता है, क्योंकि आपने खेत में नाइट्रोजन डाल दिया, खेत में नाइट्रोजन डाल दिया, ठीक है, आपको नाइट्रोजन जो है मतलब नाइट्रोजन नहीं डाला, मतलब अमोनिया डाला, है ना, या फिर नाइट्राइट ये सब में वो कन्वर्ट हुआ या नाइट्रेट में, और फिर वो वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में घुल जाता है। पानी में घुलने के बाद ये नीचे ज़मीन में ऐसे रिस रिस के नाइट्रोजन जो है पानी में चला जाएगा। फिर जब आप बोरिंग कीजिएगा और पानी निकालिएगा तो ये नाइट्रोजन जो है पानी में घुल के आपको मिलेगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। फिर जो पानी आप पिएंगे तो उससे आपको एक बीमारी हो जाता है, बच्चे लोगों को खासकर, बड़े लोगों को भी होता है, उसको बोला जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, राइट। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है वो किसके कारण होता है, नाइट्रोजन के कारण होता है। आपको यहाँ दिख रहा है नाइट्रोजन नाइट्रेट के कारण ये सब होता है, जब पानी में नाइट्रेट की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका फोटो देखिएगा तो बहुत ही मतलब अच्छा फोटो नहीं है, खराब है ना। तो ये देखिए, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम इस तरह से हो जाता है। और क्यों हो रहा है, बॉडी में नाइट्रेट का टॉक्सिसिटी हो जाता है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब फर्टिलाइजर ये सब यूज करने से पानी में वो मिल जाता है ना, ये, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रोजन लीचिंग किया ग्राउंड वाटर में पहुंच गया, उसके बाद उसको पीने से आपको बीमारी भी हो सकता है। उसी तरह से मिट्टी का एसिडिटी भी बढ़ सकता है, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अगर हमारा हो जाएगा मिट्टी में, ठीक है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस भी छोड़ेगा, है ना। जैसे नाइट, क्योंकि आपको पता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मान लो अमोनिया ये सब है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो वो NO2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और वो गैस बनाएगा, और गैस बना के कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में, और फिर उसके साथ पानी जब मिलेगा तो बना देगा नाइट्रिक एसिड, और उससे जो है मिट्टी का, फिर वो पानी अगर खेत में जाएगा तो मिट्टी का एसिडिटी जो है अम्लता बढ़ जाएगा, ठीक है। खेत क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा उसका, मिट्टी विट्टी, और मृदा का पीएच घट जाएगा, पीएच घटना मतलब एसिडिटी बढ़ना, तो फिर उससे प्लांट को भी दिक्कत होगा, ठीक है। तो ये हो गया नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो हमने कार्बन साइकिल देख लिया, नाइट्रोजन साइकिल देख लिया, अब हम लोग अगला साइकिल देखते हैं जिसका नाम है मीथेन साइकिल। इसमें भी वही है, मीथेन एटमॉस्फेयर से आएगा और वापस फिर चला जाएगा अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। ये जो गैस होते हैं, ये सब ग्रीन हाउस गैस, वो क्या करता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है उसको तो वो अलाउ कर देता है जाने के लिए, ठीक है, जैसे कि सनलाइट है, सूर्य है, तो ये जब, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, तो जैसे सूर्य का लाइट आया तो उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो मीथेन वीथेन उसको रोक नहीं पाता है। लेकिन जैसे ये पृथ्वी से टकरा के जब वापस जाता है तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाता है। और फिर जो मीथेन वीथेन एटमॉस्फेयर में CO2 ये सब है उसको रोक के लेता है और वापस नहीं जाने देता है, और वापस पृथ्वी पे भेज देता है। पृथ्वी से क्या हुआ, गर्म होते जाता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको ग्रीन हाउस बोलते हैं। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर में, एक उस वो लोग आर्टिफिशियल टाइप का, इस टाइप का एक ज़मीन बना, मतलब एक बनाते हैं घर टाइप का, ठीक है, ग्रीन कलर का, और वहाँ पे वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है बाहर की तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। इसी कॉन्सेप्ट जो ग्रीन हाउस का आया वो यहीं से आया है, ठीक है। तो ये तो आर्टिफिशियल रूप से हुआ, लेकिन नेचर भी हम लोग को इस तरह से फैसिलिटी देता है कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास CO2 ये सब गैस ये सब है, मीथेन वीथेन, तो वो क्या करता है पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। लेकिन वही जब बहुत ज़्यादा ही दोस्तों अगर हो जाएगा CO2 और मीथेन ये सब, तो पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म होगा। याद रखिए, अगर CO2 ग्लोबल वार्मिंग जो है, मतलब पृथ्वी के टेम्परेचर का बढ़ना, ठीक है ना, वो एक हद तक ठीक है। नहीं तो अगर मान लीजिए अगर हमारा एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ये सब नहीं होगा, पृथ्वी का गर्म नहीं होगा, तो पृथ्वी का टेम्परेचर जो होता है वो -18 डिग्री सेल्सियस होता है और हम लोग मर जाते। लेकिन नेचर ने इस तरह से अरेंजमेंट किया है कि CO2 ये सब, कि वो पृथ्वी के टेम्परेचर को घटने नहीं देता है, क्योंकि वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके वापस पृथ्वी पे भेज देता है, ठीक है। जो पृथ्वी से वापस टकरा के जाती है वो उसको वापस भेजता है, इससे पृथ्वी गर्म होगा। लेकिन बहुत ही ज़्यादा मीथेन हो जाएगा अगर हमारा एटमॉस्फेयर में, CO2 जब ज़्यादा हो जाएगा तो पृथ्वी का टेम्परेचर को वो और ज़्यादा बढ़ाने लगेगा, तभी जाके ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट आया है, वैश्विक जो तापमान वृद्धि का कॉन्सेप्ट हमारा आया है। तो मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। और मीथेन मान लीजिए आपके पास 1 kg मीथेन है और 1 kg आपके पास CO2 है, ठीक है। दोनों में कौन सबसे ज़्यादा गर्म कर पाएगा? तो मीथेन का जो है वो गर्म करने का क्षमता CO2 के तुलना में ज़्यादा होता है। लेकिन मीथेन जो है वो एटमॉस्फेयर में लंबे समय तक नहीं रहता है, 5-10 साल तक रहेगा। मतलब अभी कोई मीथेन अगर निकला है मान लीजिए, ठीक है। जैसे आपको पता है कोई भी चीज़ जब सड़ता गलता है तो उससे मीथेन निकलता है। जैसे चावल का खेती है तो उससे मीथेन निकलता है। जानवर जब जुगाली करता है, ठीक है, तो उससे भी मीथेन निकलता है, ठीक है। तो जो मीथेन वो निकाला है वो कितने देर एटमॉस्फेयर में रह पाएगा? 5 से 10 साल, उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाता है, वो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। CH4 है, वो 5 से 10 साल में जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना देता है। लेकिन जो CO2 बनता है किसी भी कारण से, चाहे चाहे आप कोई चीज़ को जलाए हों या फिर वो कोई चीज़ कन्वर्ट हो गया है CO2 में, तो एक बार CO2 जो होता है दोस्तों, उसका जो टाइम होता है एटमॉस्फेयर में रहने का वो 100 साल के आसपास रहता है। इसलिए देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं पेरिस क्लाइमेट में कि टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना है, तो हम लोग बात कर रहे हैं CO2 का ज़्यादा। किसका? CO2 का। क्योंकि CO2 का एक बार अगर वो निकलता है तो 100 साल तक रहता है। तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय जो अंग्रेज लोग किया था, औद्योगिक क्रांति, तो उसके कारण जो CO2 प्रोड्यूस हुआ था, तो उन लोग को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एटमॉस्फेयर में जो CO2 बढ़ा है उनको कंट्रोल करने के लिए। इंडिया तो अभी-अभी मतलब किया भी कुछ नहीं है। तो वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है CBDR का, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबको कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन डिफरेंशिएटेड है। जो ज़्यादा CO2 को निकाला है उसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कम किया वो कम। लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम करना है, लेकिन जो ज़्यादा CO2 निकाला वो ज़्यादा करेगा, ठीक है। ये सब क्यों बोलते हैं? नहीं तो देखिए उस समय का जो CO2 है वो अभी भी इम्पैक्ट उसका अभी भी देखने को मिलता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि CO2 जो है वो बहुत लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रहता है और मीथेन जो है वो कम समय में रहता है। इसलिए हम लोग मीथेन को ग्रीन हाउस मानते हैं और ये है भी, लेकिन इसको कंट्रोल करने का बात नहीं होता क्योंकि अपने आप धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन CO2 एक बार अगर निकल गया तो वो भाई लंबे समय तक 100 150 साल, 200 साल तक रहता है। इसीलिए CO2 को हम लोग वो ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ठीक है। तो जो शॉर्ट लिव्ड मीथेन है, शॉर्ट लिव्ड मीथेन आप समझ रहे हैं? तो जो 2, 4, 5 साल, महीना भर, 1 साल रहेगा। तो जो शॉर्ट लिव्ड मीथेन है ना? वो ओज़ोन के फ़ॉर्मेशन में भी मदद करता है। और ओज़ोन आपको पता है, ओज़ोन देखो, ओज़ोन जो है अगर स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में, ठीक है, तो वो क्या करता है पृथ्वी से जो हमारा सन से जो अल्ट्रावायलेट रे आता है उसको रोक देता है, उसको आने नहीं देता है पृथ्वी, ओज़ोन लेयर बना देता है, ठीक है। क्योंकि अगर अल्ट्रावायलेट रे पृथ्वी पे आ जाएगा तो उससे कैंसर होता है और बहुत दुनिया भर का बीमारी होता है और बहुत सारा चीज़ खराब होता है। ठीक है, तो इसीलिए ओज़ोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, समताप मंडल में है, वो पृथ्वी के लिए अच्छा है। इसीलिए वैसे ओज़ोन को गुड ओज़ोन बोला जाता है, अच्छा ओज़ोन बोला जाता है। लेकिन जो ओज़ोन आपका पृथ्वी के ट्रोपोस्फेयर में है, क्षोभ मंडल में है, वो ओज़ोन खराब है। उससे आँख में परेशानी होता है, वो एक तरह का पॉल्यूटेंट है, वो एक तरह का ग्लोबल वार्मिंग करता है, ग्रीन हाउस भी करता है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना है हमको ये ओज़ोन अगर स्ट्रेटोस्फेयर में है तब तो बहुत अच्छा, ये अपने आप बन रहा है नेचर के द्वारा। लेकिन जो ओज़ोन आपका ट्रोपोस्फेयर में बन रहा है वो नेचर के द्वारा नहीं बन रहा है, वो आदमी उसको बना रहा है, ठीक है, अलग-अलग प्रोसेस से। तो जो मीथेन है वो भी हमारा ओज़ोन के फ़ॉर्मेशन में मदद करता है। ओज़ोन के बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे, इससे ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ओज़ोन आपका एयर पॉल्यूटेंट है, जो बन किससे रहा है जनरली मीथेन में भी, उसमें मीथेन भी उसमें अपना मतलब योगदान देता है बनाने में। ओज़ोन ग्राउंड लेवल ओज़ोन में जो पृथ्वी के सतही ओज़ोन है, और ये एक तरह का एयर पॉल्यूटेंट है, कौन? ओज़ोन।
ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि मीथेन जो है वो कहाँ-कहाँ से वो निकलता है, उसका स्रोत क्या-क्या है। तो जो नेचुरल रिसोर्स है, याद रखिए जो चीज़ भी सड़-गल रहा है, उससे आपको मीथेन निकलेगा। चाहे कोई बायोलॉजिकल मैटर सड़े, जैविक पदार्थ के विघटन से, चाहे वेटलैंड हो, दलदला मैदान हो, ठीक है? उससे भी। तो वेटलैंड जो है सबसे बड़ा नेचुरल सोर्स है। वेटलैंड जो है मीथेन के निकलने का सबसे बड़ा सोर्स है, नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक रूप से स्रोत है ना? मीथेन के निकलने का क्या वेटलैंड, दलदली भूमि, आर्द्र भूमि और ओशियन भी है। तो सबसे बड़ा स्रोत नेचुरल तरह से प्राकृतिक रूप से मीथेन का निकलने का क्या है? याद रखना है हमको वेटलैंड, ठीक है? जो टर्माइट होते हैं दोस्तों, जो कीड़ा-मकोड़ा होता है, स्मॉल डेट्रिटिवोर्स होता है, वो भी जब कुछ चीज़ को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, पचाता है, तो वो भी मीथेन को प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया नेचुरल। नेचुरल में सबसे बड़ा योगदान किसका है दोस्तों? वेटलैंड का, ठीक है? दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक मतलब एंथ्रो मतलब होता है आदमी, इंसान, और जेनिक मतलब वो बनाया गया। तो इंसान के द्वारा मतलब उत्पादन किया गया। ऐसे को हम लोग ह्यूमन मेड बोलते हैं। मानव निर्मित, जैसे लैंडफ़िल है, जो कचरा होता है दोस्तों वो भी सड़ गलता है, वहाँ से भी मीथेन निकलता है। जो चावल का खेत है वहाँ भी जो है आपका एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है। जब वहाँ भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा चावल के खेत में, मान लो पूरा पानी से आप भर दीजिए, तो वो डूब जाएगा चावल का खेत, है ना? तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो वहाँ पे वो भी जब सड़े-गलेगा तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा? मीथेन। उसी तरह से जो हमारा जुगाली करने वाले पशु हैं, वो भी जब कोई चीज़ को पचाता है तो मीथेन उत्पन्न करता है। कोई बायोमास को आप जला रहे हैं, कोयला का हो, पेट्रोलियम को, नेचुरल गैस को, उससे भी मीथेन निकलता है। आप फ्यूल गैस को, फ़ॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं, तो अभी आपको मीथेन निकलेगा। फिर प्लांट भी मिट्टी में जो है वो मीथेन को ट्रांसपोर्ट करता है। कुछ प्लांट जो होता है वो एटमॉस्फेयर से मीथेन को लेता है, सॉइल से, और फिर उसको एटमॉस्फेयर में वापस भेज देता है। कुछ प्लांट होते हैं जो मिट्टी से मीथेन को लेके एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। इस तरह से मीथेन जो होता है वो आता है और जाता है, नेचर के द्वारा भी, एंथ्रोपोजेनिक के द्वारा भी, ठीक है? कुछ मीथेन साइक्लिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स देखते हैं। कुछ मीथेन चक्र से जुड़े सूक्ष्म जीव देखते हैं, तो एक को बोलते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस, जेंस मतलब होता है जनरेट करना, बनाना। तो ऐसा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो मीथेन को बना रहे हैं, उसको मिथेनोजेंस बोला जाता है, ठीक है? और ये बनाता कब है? ये बनाता है एनाएरोबिक कंडीशन में, जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम है या ना नहीं है, तो वहाँ वो मीथेन बनाता है, ठीक है? मेनली बनाता है आर्किया। आर्किया मतलब जो जो बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, ठीक है? बैक्टीरिया मतलब बहुत ही जो पहले जो जब पृथ्वी बना था, तो उस समय के बैक्टीरिया जो है, जो बैक्टीरिया थे, है ना? वो जो है आपको उनको आर्किया बोलते हैं, वो भी मिथेनोजेंस कहलाता है और वो मीथेन को प्रोड्यूस करता है। और वो कहाँ मिलेगा आपको? जहाँ पे दलदली भूमि है, जो गीला है, जो सड़ना गलने का। वेटलैंड हो गया। परमाफ्रॉस्ट जो होता है दोस्तों, परमाफ्रॉस्ट मतलब ऐसा एरिया जो बर्फ के से ढका रहता है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, ठीक है? जैसे आर्कटिक, अंटार्कटिक हमेशा सालों भर बर्फ से ढका हुआ है ना? तो वहाँ भी कोई जीव-जंतु मर जाते होंगे, तो वो उसको धीरे-धीरे करके जो है वो एटमॉस्फेयर में, ठीक है? उनका फॉसिल ये सब बनते रहता है। और या तो फिर जो हमारा वो है, ठीक है? आपको पता है वहाँ भी तो शुरू में नहीं रहा होगा बर्फ़, वहाँ भी वहाँ टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा, तो वहाँ भी जीव-जंतु मरे-वरे होंगे, उनका फॉसिल बना होगा और उसके ऊपर बर्फ़ का चादर बन गया। फिर जब बर्फ़ का चादर हटेगा गर्मी के कारण, तो जो मीथेन-वीथेन उसमें स्टोर था, ठीक है? आपका जैसे मीथेन है, CH4 है ना? मीथेन ये सब है। तो ये जब गैस के फ़ॉर्म में, लेकिन जब उसके ऊपर बर्फ़ हो जाएगा, तो क्या करेगा ये गैस होगा, ये ऊपर से ढक देगा, ग जो ये हमारा लेयर बना देगा, है ना? बर्फ-वर्फ जो है या क्रिस्टल उसको ढक देगा, मीथेन अंदर मीथेन है। और जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बर्फ पिघल जाएगा, तो मीथेन जो है वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है? तो समझ में आ रहा है? तो ऐसा एरिया जो बर्फ से ढका रहता है, तो वहाँ भी मीथेन जो है आपका हाइड्रेट के फॉर्म में, जिसको मीथेन हाइड्रेट बोलते हैं या गैस हाइड्रेट बोलते हैं या उसको क्लेथरेट भी बोलते हैं। हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो वहाँ स्टोर हो जाता है। जब ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो हमारा मीथेन वो निकलने का चांस होता है, ठीक है? जब पृथ्वी में टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये बर्फ पिघलेगा और फिर ये आपको पता है ये अगर एटमॉस्फेयर में चला गया, तो फिर से ये ग्रीन हाउस गैस तो है ही मीथेन, वो पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए मीथेन ये सब जो मीथेन हाइड्रेट है या गैस हाइड्रेट है या ग्लेसरेट है, उसका पिघलना से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, मीथेन जब एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा तब। उसी तरह चावल का जो फ़ील्ड है, एनिमल का जो पेट है, ओपन जो सेडिमेंट है, उसमें भी मिथेनोजेंस, मीथेन बनाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं, ठीक है? ठीक है? अब दोस्तों हम लोग बायोम के बारे में देखते हैं, ठीक है?
तो हम लोगों ने देख लिया सल्फर साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल को डिटेल में देख लिया, और पहले भी हम लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सब बारे में देख लिया। अब हम लोग बायोम के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो बायोम क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए। तो जो आपको पता है, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, जो आपका स्थलीय जो हमारा इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसी को हम लोग बायोम बोलते हैं। और उसको हम लोग बाँटते किसके आधार पे हैं? वो हम लोग बाँटते हैं अलग-अलग क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल और सॉइल टाइप के आधार पे बाँटते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नेचुरल इकोसिस्टम मतलब आप प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र किसको बोलते हैं? जहाँ पे प्लांट और एनिमल होते हैं और आपस में यूनिट के रूप में काम करते हैं और अपना पहचान को मेंटेन करते हैं। दो टाइप का इकोसिस्टम होता है, एक पानी में हो सकता है, हमने देख लिया, जिसको एक्वेटिक बोलते हैं, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है दोस्तों, उसी को हम लोग बायोम बोलते हैं, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बायोस्फीयर का वो पार्ट होता है जिसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसको बायोम बोलते हैं। और अलग अलग जो बांटते हैं वो किस आधार पर बांटते हैं? क्लाइमेट के आधार पर। क्लाइमेट मतलब को हिंदी में बोलते हैं जलवायु, जल और वायु, मतलब जल के आधार पर, वायु के आधार पर। दोनों का मेन क्या है? पानी कहाँ से बन रहा है, या हवा बह रहा है, तो उसमें हवा बहने में आपको पता है टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हवा तभी बहेगा जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर में जाता है, और लो प्रेशर क्रिएट होने के लिए हवा को गर्म होना पड़ेगा, तब वो जाके ऊपर उठेगा और वो जगह को खाली कर देगा, और वहाँ पे लो प्रेशर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। तो उसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्लाइमेट के कारण टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन हो या वेजिटेशन हो, ये कौन सा वहाँ पेड़ पौधा पाया जाता है, कैसा वहाँ जीव जंतु रहता है, और कैसा वहाँ मिट्टी है। तो इन 4 कैटेगरी के आधार पे जो टेरेस्ट्रियल बायोम होता है, उसको अलग-अलग क्षेत्रों में बाँटा जाता है। और 2 इसलिए कभी भी 2 बायोम जो है एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ और मिट्टी जो है वो अलग-अलग है, ठीक है। समझ में आया? तो जैवमंडल बायोस्फीयर का वो स्थलीय भाग विशाल क्षेत्रों में विभाजित होता है, जिन्हें बायोम कहते हैं। कोई 2 बायोम एक जैसा नहीं होता है, ये भिन्न-भिन्न होते हैं और इस आधार पे वो भिन्न होते हैं। अब हम लोग बायोम का टाइप देखते हैं, ठीक है। तो बायोम को अलग-अलग चीज़ों पे बाँटा जाता है। एक तो बाँटा जाता है टेम्परेचर के आधार पे। अगर वहाँ पे टेम्परेचर कोल्ड है, आपको पता है ये हमारा पृथ्वी है, तो जैसे-जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएँगे तो टेम्परेचर जो है वो कम होते जाता है। उसी तरह से कोई पहाड़ है, जैसे-जैसे आप पहाड़ में ऊपर जाएँगे तो टेम्परेचर आपका कम होगा। तो टेम्परेचर के आधार पे बाँटते हैं, या फिर मॉइस्चर के आधार पे बाँटते हैं कि वहाँ पे पानी का आर्द्रता कितना है, मॉइस्चर कितना है, ह्यूमिडिटी कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर के आधार पे देख लेते हैं कोल्ड बायोम के रूप में। कोल्ड बायोम मतलब नाम से पता चला जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा। तो इसमें आता है पोलर बायोम। पोलर बायोम मतलब जो पोलर एरिया में रहेगा, जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल में के आस-पास, ठीक है। तो ये बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो टेम्परेचर ज़्यादा उतना नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे वेजिटेशन वनस्पति भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्लांट कर ही नहीं पाएगा, सनलाइट तो है ही नहीं, ना के बराबर है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो उसको पोलर बायोम बोलते हैं, जो पोलर एरिया में रहता है। टुंड्रा बायोम क्या होता है दोस्तों? टुंड्रा बायोम वैसा एरिया रहता है जो आपको ठंडे क्षेत्र में रहता है, ठीक है। जैसे पहाड़ का टॉप है, ठीक है, तो वो आपको, जैसे कोई पहाड़ है, हिमालय, तो हिमालय तो आपको पता है कि वो तो इंडिया में, इंडिया तो पोल में नहीं आता है, लेकिन जैसे-जैसे आप हिमालय पे ऊपर जाइएगा, ठीक है, तो आपका टेम्परेचर घटेगा। तो टुंड्रा उसको भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना? पहाड़ के ऊपर टॉप वाला, या फिर जो पोलर एरिया है, पोलर एरिया के पास भी टुंड्रा प्रदेश होता है, तो वहाँ भी टेम्परेचर आपको कम मिलेगा, ठीक है। और वहाँ पे ग्रोइंग सीज़न नहीं होगा, टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं रहता, परमाफ्रॉस्ट रहता है, वहाँ बर्फ से घिरा रहता है। तो ये हो गया कोल्ड बायोम। कोल्ड बायोम मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो। एक होता है कूल बायोम। कूल बायोम मतलब जो कोल्ड बायोम से थोड़ा-सा कम ठंडा रहेगा, जैसे बोरियल फॉरेस्ट है या टाइगा है। तो बोरियल फॉरेस्ट में जो टाइगा है दोस्तों, जैसे ये हमारा पोलर एरिया है, तो उसके जस्ट नीचे जो है यहाँ पे, मतलब लैटीट्यूड में, यहाँ पे आपको जो है आपको बोरियल फॉरेस्ट मिलेगा, टाइगा मिलेगा, ठीक है। तो बोरियल या फॉरेस्ट, ये जो टाइगा है, ठीक है, ये आपको हाई लैटीट्यूड में मिलेगा। हाई लैटीट्यूड समझ में आ रहा है? मतलब आप समझ लीजिए 50 से 60 डिग्री लैटीट्यूड पे आपको मिलेगा नॉर्थ पे, खासकर। साउथ में मिलता है लेकिन कम मिलता है, क्योंकि साउथ में लैंड नहीं है ना ज़्यादा। तो आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लैंड है ही नहीं, तो वहाँ पे कैसे पेड़ पौधा ग्रो करेगा, ठीक है। उसी तरह से जो है हमारा अगला है, हमारा प्रेरी टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड में आपको पता है टेम्परेट एरिया में रहता है, जहाँ पे ना ज़्यादा टेम्परेचर कम रहता है, ज़्यादा रहता है, ठीक है। मतलब ठंडा-ठंडा एरिया रहेगा वहाँ पे, जैसे ग्रास डोमिनेटेड वहाँ पे रहेगा, और रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। उसी तरह से टेम्परेट अगर फॉरेस्ट बायोम देखें, तो वो टेम्परेट एरिया में रहेगा 30 से 35 डिग्री, 40 डिग्री लैटीट्यूड के आसपास, नॉर्थ और साउथ दोनों में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लैंड वहाँ जाता है। तो टेम्परेट फॉरेस्ट में आ गया 30 से 35 40 डिग्री लैटीट्यूड में। और फॉरेस्ट मतलब जंगल बायोम वाला, ठीक है। तो ये उसमें जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे वो डेसिडियस हो सकते हैं टेम्परेट एरिया में, जो अपना पत्ता गिराएगा, है ना। टेम्परेट शीतोष्ण, इसको टेम्परेट को बोलते हैं शीतोष्ण। डेसिडियस मतलब पर्णपाती, फॉरेस्ट मतलब वन, जंगल, ठीक है। इसके जो पत्ता होते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के पत्ता जो होते हैं दोस्तों, वो बड़े बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, याद रखना है। इसमें अलग अलग सीजन आपको दिखेगा, गर्मी, ठंडा, बरसात, ठीक है। उसी तरह से आप देखते हैं, तो ये हम लोगों ने जो देखा वो हमने देखा टेम्परेचर के आधार पे। अब हम लोग देखते हैं
पानी के आधार पे वार्म एंड ड्राई बायोम। तो वार्म बायोम जो होगा दोस्तों, या ड्राई बायोम, ड्राई मतलब सूखा बायोम, वार्म मतलब थोड़ा गर्म बायोम। तो वार्म एरिया जो रहेगा डेजर्ट, जैसे वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, पानी बहुत कम होगा, ठीक है। और कोल्ड डेजर्ट भी रहता है, देखो कोल्ड डेजर्ट मतलब जैसे मंगोलिया का डेजर्ट है, ठीक है, वो ठंडा एरिया है, लेकिन वहाँ पे बारिश नहीं होता, तभी तो वो डेजर्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं ठंडा मरुस्थल, ठीक है। तो वहाँ भी चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो या हॉट डेजर्ट हो, दोनों में टेम्परेचर जो मतलब दोनों में पानी कम होगा, लो रेनफॉल। लेकिन कोल्ड डेजर्ट में टेम्परेचर कम होता है और वार्म डेजर्ट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वार्म डेजर्ट का एग्जांपल है आपका सहारा, थार। कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल है आपको गोबी डेजर्ट, मंगोलिया डेजर्ट, ठीक है। उसी तरह से वार्म और वेट बायोम भी हो सकता है कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, वार्म है, और वेट मतलब रेनफॉल कितना है। जनरली वार्म मतलब वार्म और वेट कहाँ पाया जाएगा, यहाँ पे आपको रेनफॉल भी ठीक ठाक होगा और गर्मी भी ठीक ठाक होगा, मतलब ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। जैसे सवाना ये सब हो गया। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होते हैं जिसमें सवाना आता है, उसमें ग्रासलैंड तो रहेगा ही, अभी चीज़ में थोड़ा थोड़ा पेड़ पौधा आपको भी देखने को मिलेगा, लेकिन पूरा पेड़ नहीं रहेगा, पूरा ग्रासलैंड रहेगा, थोड़ा मोड़ा पेड़ रहेगा। और रेनफॉल भी जो होता है वो ट्रॉपिकल एरिया में सीजन नहीं होता है, जैसे ठंड ये आपका बरसात में रेनी सीजन में जो आपका मई जून से सितंबर के आसपास होगा, ठीक है। उसी तरह से वार्म एंड वेट बायो में ट्रॉपिकल एरिया में जंगल भी रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। उस कटिबंधीय जो है हमारा पर्णपाती वृक्ष, जिसको मानसून फॉरेस्ट बोलते हैं, जिसमें आते हैं जो ये जो होते हैं वो ड्राई सीजन में पतझड़ मौसम में अपना पत्ता गिरा देता है ना, जिसमें साल आता है, आम का पेड़ आता है साल का, शीशम ये सब आएगा, ठीक है। उसी तरह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है ना, जो आपका ट्रॉपिकल है, जो बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल एरिया में होगा, ये सदाबहार वन भी बोलते हैं। इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको तरह-तरह का पेड़-पौधा मिलेगा। क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ना ज़्यादा ठंडा है, ना गर्म है, ठीक है, रहने लायक है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश भी ठीक मिलता है ट्रॉपिकल एरिया में, तो वहाँ बायोडाइवर्सिटी भी ठीक-ठाक होता है, ठीक है। तो मेजर जो बायोम का ग्रुप अगर हम देखेंगे, तो एक तो फॉरेस्ट बायोम में देखेंगे टाइगा बोरियल होता है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल डेसिडियस और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ग्रासलैंड में देखेंगे तो 2 टाइप का होगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसमें एग्जांपल है सवाना, टेम्परेट ग्रासलैंड एग्जांपल है स्टेप, ठीक है। स्टेप्स। फिर डेजर्ट बायो में देखेंगे तो एक तो कोल्ड डेजर्ट हो सकता है, वार्म डेजर्ट हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिटेल में इसको, ठीक है। अब एक-एक करके एक-एक बायोम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टुंड्रा बायोम के बारे में। टुंड्रा बायोम आपको पता है ठंडे एरिया में रहता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। ग्रोइंग सीज़न पौधा का जो बढ़ने का जो पीरियड होता है बहुत ही कम होता है। परमाफ्रॉस्ट रहता है, बर्फ से घिरे होते हैं। यहाँ पे आपको मॉस देखने को मिलेगा, लाइकेन ये सब देखने को मिलेगा। पेड़-पौधा उतना नहीं रहता है, काई-वाई रहता है, ठीक है। टुंड्रा बायोम दोस्तों 2 होता है, एक होता है आर्कटिक टुंड्रा, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, ये पोलर एरिया है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक है। और यहाँ उसके नीचे आर्कटिक एरिया है, 66 डिग्री बोलते हैं इसको, 66 डिग्री, और ये है अंटार्कटिक एरिया। तो यहाँ पे जो आपको मिलेगा तो वो हो गया टुंड्रा बायोम, ठीक है। तो टुंड्रा बायोम तो होता है एक आर्कटिक एरिया में जो मिलता है आपको, ठीक है। दूसरा अल्पाइन टुंड्रा भी होता है। तो याद रखिए जो आर्कटिक टुंड्रा होता है वो आर्कटिक एरिया में 66 डिग्री के आसपास रहेगा। मैंने आपको बताया था अल्पाइन टुंड्रा जो है पहाड़ के ऊपर भी रहता है, बहुत पहाड़ जैसे-जैसे पहाड़ के ऊपर जाइएगा टेम्परेचर कम होते रहता है। तो जो टुंड्रा पहाड़ पे रहता है, पहाड़ की ऊँचाई पे, टॉप पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ भी टेम्परेचर बहुत कम होता है, वहाँ भी आपको पेड़-पौधा उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा, लाइकेन-वाइकेन दिखेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्पाइन टुंड्रा। तो आर्कटिक टुंड्रा 2 होता है, एक आर्कटिक टुंड्रा, एक अल्पाइन टुंड्रा। अल्पाइन टुंड्रा ऑकर एट हाई माउंटेन अबव द ट्री लाइन, जहाँ पे पेड़ मिलना बंद हो जाएँगे, उसके ऊपर बर्फ रहेगा और उसको अल्पाइन टुंड्रा बोलते हैं। तो आर्कटिक टुंड्रा में पेड़ नहीं उगते हैं, क्योंकि ज़मीन पर 2 वर्षों तक परमाफ्रॉस्ट रहता है। तो आर्कटिक टुंड्रा में पेड़-पौधा नहीं उगता है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक साल तक वहाँ पेड़ हमेशा बर्फ जमा रहता है, इसलिए उसको परमाफ्रॉस्ट। अब अगर कोई पूछेगा आपको परमाफ्रॉस्ट किसको बोलते हैं, तो आप ये बोलिएगा ऐसा ज़मीन जो 2 या 2 से अधिक साल से परमानेंटली बर्फ से ढका है, तो उसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। पर्मा मतलब परमानेंट हो गया, परमानेंट मतलब यहाँ पे हम लोग कितने साल का लिए, 2 साल, 2 या 2 से अधिक साल से जो बर्फ से लगातार ढका हुआ है, उसको वैसे एरिया को परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। परमाफ्रॉस्ट कहाँ मिलता है आपको, आर्कटिक टुंड्रा में मिलता है, ठीक है। अल्पाइन टुंड्रा में थोड़ा-थोड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेजिटेशन बहुत कम मिलता है, पेड़-पौधा ना के बराबर मिलेगा। छोटे-छोटे आपको हो सकता है कि झाड़ी-वाड़ी मिल जाए, ठीक है। आपको लाइकेन मिलेगा, मॉस मिलेगा, और जानवर के रूप में आपको रेंडियर मिलता है, कुत्ता जैसा जो होता है, और यहाँ के लोग रेंडियर ही खाते हैं। और ये रेंडियर जो होते हैं, वो वही यही सब खाएगा, मॉस, घास-वास, ये जो छोटा-मोटा होगा ना, घास तो नहीं रहेगा, लाइकेन, मॉस, काई-वाई यही सब खाता है, ठीक है। उसी तरह से कोस्टल जो लोलैंड जो एरिया जो कोस्टल एरिया में होता है, मतलब जो पहाड़ पे ही, मतलब जो ठंडा एरिया में रहेगा, जो लोलैंड होगा थोड़ा-सा कम ऊँचाई पे रहेगा, ज़्यादा ऊँचा नहीं रहेगा, वहाँ पे रेंडियर मांस होता है, वो भी रेंडियर लोग खाया करते हैं, ठीक है। तो गर्मी में आपको पता है कि वहाँ पे गर्मी जब होगा इस एरिया में,
है ना? जब बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे ठंडा होगा, ठीक है? जब बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ठीक है? तो ये हमारा आर्कटिक टुंड्रा है। जब यहाँ यहाँ बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ठंडा होगा, तो ये लोग यहाँ पे नहीं रह पाएगा, तो ये लोग माइग्रेट करके इधर आते हैं। इसलिए देखिए आप ठंडा के मौसम में, ठीक है, पृथ्वी जो माइग्रेटरी बर्ड है साइबेरिया से, वो सब अभी के मौसम में आते हैं, है ना? दिसंबर, जनवरी के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो वो लोग वहाँ नहीं रह पाएगा। तो ठंडा के मौसम इधर आ जाते हैं। फिर जैसे ही यहाँ पे थोड़ा गर्मी का मौसम हल्का-हल्का आता है, मतलब ये इंडिया में, ठीक है, थोड़ा-सा जब यहाँ पे नॉर्मल मौसम हो जाता है, ठंडा कम हो जाता है, तो उसके बाद वहाँ पे वो लोग वापस चला जाता है, ठीक है? विंटर खत्म होते ही आप देखिएगा वो लोग वापस चला जाएगा। इंडिया में थोड़ा विंटर रहता है, लेकिन उसके तुलना में इंडिया में ज़्यादा गर्मी ही है ना, आर्कटिक के तुलना में, है कि नहीं? चलिए, तो ये चीज़ है। तो कुछ एनिमल वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कारिबू, मस्क ऑक्स, पोलर बियर, लेमिंग, आर्कटिक फॉक्स, ये सब आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा आर्कटिक टुंड्रा में। मैंने एलियन रूल के बारे में बता दिया कि वहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं, ठीक है, आर्कटिक एरिया, ठंडे एरिया में, उसका पेड़ पैर हाथ जो होता है वो छोटा होता है ना? ताकि हीट का लॉस कम हो। ये एलियन रूल के बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया। बर्गमैन रूल भी था, वो भी हम लोगों ने उससे भी एमसीक्यू कर लिया है। अब नेक्स्ट है टाइगर या बोरियल बायोम। तो ये हमारा आर्कटिक एरिया है। आर्कटिक एरिया जस्ट थोड़ा सा लैटीट्यूड में नीचे आइएगा, वहाँ पे टाइगर या बोरियल बायोम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? चूँकि ये भी ठंडे एरिया में रह रहा है, तो बाकी जंगलों में ये जो हमारा जंगल होता है, टाइगर जंगल या बोरियल जंगल, उसका प्रोडक्टिविटी कम होता है। याद रखना है आपको, टाइगर बायोम की उत्पादकता सभी वनों में कम होती है, क्योंकि ये यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है। तो जंगल तो है, लेकिन टेम्परेचर बहुत कम है, तो बाकी जंगल की तुलना में अगर देखें, वर्षा वन, ट्रॉपिकल एरिया के या टेम्परेट एरिया में, तो यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे जो आपको मिट्टी मिलेगा वो पोर्जोलिक सॉइल मिलता है, पोर्जोलिक सॉइल, ठीक है? यहाँ पे क्लाइमेट बहुत कम ठंडा होता है और मिट्टी जो होता है पोर्जोल होता है। पोर्जोल मिट्टी हम आगे देखेंगे। पोर्जोल जो मिट्टी होता है उसमें न्यूट्रिएंट बहुत ही, पोषक तत्व तो बहुत ही कम होता है। तो जो भी उसमें पेड़-पौधे रहेंगे उसमें उसमें ज़्यादा वज़न नहीं रहेगा, हल्का-हल्का होगा और प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम होगा, तो ठीक है? साथ ही साथ आपको पता है मिट्टी वहाँ खराब होता है, क्यों? मिट्टी इसलिए खराब होता है क्योंकि वो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम है, और टेम्परेचर कम है तो वहाँ पत्थर-वत्थर उतना टूटेगा नहीं, वेदरिंग उसका नहीं होगा, अपर्दन नहीं होगा, इरोजन नहीं होगा। क्योंकि ये हवा वहाँ भी वहाँ नहीं उतना बह रहा है, पानी भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है, तो पत्थर टूटेगा कैसे, है ना? साथ ही साथ जो भी वहाँ पे पेड़-पौधा अगर टूट रहा है, पत्ता-वत्ता गिर रहा है, तो वो भी डिकम्पोज़िशन नहीं होगा। कोई भी चीज़ को सड़ने करने के लिए डिकम्पोज़िशन, विघटन होने के लिए टेम्परेचर आपको होना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए वहाँ का जो मिट्टी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लीटर हो जाता है उसका, है ना? धीरे-धीरे पत्ता वहाँ पे विघटित होता है। तो जो मिट्टी होता है, याद रखिए, जो आर्कटिक एरिया का मिट्टी है या फिर जो टाइगर फॉरेस्ट का जो मिट्टी है वो पौर्जोलिक मिट्टी होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमस ये सब उतना नहीं रहेगा, और मिट्टी में आपका पोषक तत्व तो कम ही होता है। पौर्जोलिक सॉइल उसी को हम लोग बोलते हैं। और वहाँ पे जो भी आपको पेड़-पौधा मिलेगा, वो आपका शंकुधारी मिलेगा, मतलब कोन जैसा होगा पेड़-पौधा, ताकि बर्फ़ अगर आए तो ये पिघल के नीचे चला जाए, ठीक है? पत्ता भी जो है शंकुनुमा होगा, जिसका एग्ज़ाम्पल स्प्रूस, फर, ठीक है, या पाइन, ठीक है, ठीक है? तो इसमें कॉनिफ़ेरस तो आपको मिलेगा शंकुधारी और एवरग्रीन। वहाँ का पत्ता उतना जल्दी ज़्यादा झड़ता नहीं है, हरा-भरा आपको दिखेगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे वो उस पत्ता को ज़रूरत भी नहीं है पानी को, मतलब वो करने का, है ना? क्योंकि बर्फ़ है ही, उसको थोड़ा-मोड़ा पानी-वानी मिल ही जाता है, ठीक है? पत्ता-वत्ता वहाँ पे झड़ता नहीं है, लेकिन बर्फ़ से ढका रहेगा, प्रोडक्टिविटी कम होगा। वहाँ पे जो मिट्टी पाया जाता है वो पौज़ोलिक सॉइल बोलते हैं उसको, ठीक है? पौधा को लिटिल मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ता है, इसलिए पत्ता का जो वो गिराता नहीं है। जानवर जो मिलेंगे आपको इस एरिया में, वो होगा साइबेरियन वुल्फ, ठीक है, साइबेरियन टाइगर, साइबेरिया का बाघ, भेड़िया, लाइंक्स, लिंक्स है इसको, वुल्वरीन है, बियर है, या मूस, चूहा-वूहा भी वहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन आर्कटिक ये का एरिया का, है ना? थोड़ा जो मोटा-मोटा चूहा जिसका फर-वर होगा, ठीक है? फिर पौज़ोलिक सॉइल के बारे में हमने देख लिया। पौज़ोलिक सॉइल जो होता है वो कॉनिफ़ेरस फ़ॉरेस्ट में मिलता है, टाइगर फ़ॉरेस्ट में, ठीक है? ये इसका जो पौज़ोलिक सॉइल होगा उसका ऊपर का जो लेयर है बहुत पतला होता है, और उसमें सैंडी या लोमी सॉइल सबसे से रहेगा, बहुत ही ज़्यादा उसमें न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा, ना के बराबर होगा, लो न्यूट्रिएंट होगा, क्यों? क्योंकि एसिडिक होता है मिट्टी, और न्यूट्रिएंट खराब होता है तो एग्रीकल्चर के लिए खराब होता है वो, ठीक है? तो ये हम लोगों ने देख लिया टाइगर फॉरेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखें टुंड्रा, फिर हमने देखा टाइगर, फिर जस्ट उसके लैटीट्यूड में नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 30 से 35 डिग्री के आसपास टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है? इसको उष्णकटिबंधीय नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे शीतोष्णकटिबंधीय, इसको करेक्ट कर लीजिए, ठीक है? इसको उष्णकटिबंधीय नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय तो दोस्तों हो गया ट्रॉपिकल, है ना? इसको थोड़ा-सा करेक्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है? तो टेम्परेट में हो गया, टेम्परेट एरिया मतलब शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब जहाँ पे गर्मी भी पड़ेगा, ठंडा भी पड़ेगा, दोनों बराबर-बराबर पड़ेगा, ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, मतलब ज़्यादा नॉर्मल ठंडा ही रहेगा, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगा। उसको शीतोष्ण कटिबंधीय, जैसे ब्रिटेन-विटेन का जो एरिया है, चाइना का ऊपर वाला एरिया, कनाडा का, वो सब टेम्परेट एरिया में आता है, 30 से 35 डिग्री लैटीट्यूड के आसपास, है ना?
और पर्णपाती मतलब पेड़ पौधा अपना गिरा रहा है, नॉर्थ वेस्ट यूरोप आप समझ लीजिए। तो यहाँ भी मिट्टी जो है पौजोलिक होती है, थोड़ा सा गहरा इसमें रहता है, और वेजिटेशन डेसिडियस होगा, पत्ता अपना गिरा देगा। विंटर के मौसम में पेड़ अपना पत्ता गिरा देता है, ठीक है। और ऑटोमन के मौसम में भी पत्ता थोड़ा मोड़ा गिरता है, बसंत में मौसम पेड़ पौधा आ जाता है। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, मैपल है, ओक है, इल्म है, एस है, बर्च है, बीच है, पॉपुलर है। तो ये सब पेड़ पौधा वहाँ पे मिलता है। फिर उसके बाद है टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब वर्षावन है, लेकिन वो टेम्परेट एरिया में है, कि छोटा है होता है, ज़्यादा एरिया में नहीं है। और ये आपको पाया जाता है, ये एरिया आप याद रखिएगा, जो अमेरिका का है। हमने देखा यूरोप का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है उसमें टेम्परेट डेसिडियस मिला। उसी तरह से नॉर्थ अमेरिका जो है, ठीक है, उसके नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में, जैसे ये अमेरिका है, ठीक है, मान लीजिए, तो ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में आपको यहाँ मिलेगा, खासकर वाशिंगटन के एरिया में और ओरिगन के एरिया में, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा फॉरेस्ट मिलेगा, समशीतोष्ण, इसको हम लोग समशीतोष्ण भी बोलते हैं या उष्ण शीतोष्ण भी बोलते हैं, दोनों ठीक है। समशीतोष्ण वर्षावन बायोम, ये कहाँ पे मिलेगा, नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में, याद रखना है आपको, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में। पेड़ का एग्जांपल आप याद रखेंगे, स्प्रस है, सिदार है, फर है और पाइन है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लाइकन वाइकन भी थोड़ा देखने को मिलता है एपीफाइट के रूप में। एपीफाइट के बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया था। जनरली ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है, बाकी यहाँ भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन मेनली इसका विशेषता अगर बोलेगा कि एपीफाइट कहाँ मिलता है, तो आप बोलिएगा वर्षावन में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सब ट्रॉपिकल डेसिडिया। सब ट्रॉपिकल मतलब ये हमने शुरू में देखा आर्कटिक है, पोलर एरिया, फिर देखा हमने आर्कटिक, आर्कटिक के बाद देखा हमने टाइगर, टाइगर के बाद हमने टेम्परेट देखा, टेम्परेट के बाद देखिए अब सब ट्रॉपिकल एरिया आएगा जो 30 डिग्री के आसपास आता है, समझिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे नीचे आएगा तो ट्रॉपिकल एरिया जो 23 डिग्री के आसपास आएगा, उसके नीचे जाएंगे तो ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो मिलेगा आपको ईस्ट चाइना में, साउथ ईस्ट यूएसए में मिलेगा। तो ये अमेरिका अगर है, ठीक है, ये जैसे ये देखो ये अमेरिका है, ये अमेरिका है, ठीक है। तो ये अमेरिका है, तो अमेरिका के ये हो गया साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट, तो इस एरिया में मिलेगा। और चाइना के भी पूर्वी चाइना में मिलेगा। तो यहाँ पे जो एरिया है 30 से 35 डिग्री वाला लैटिट्यूड वाला, ठीक है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये भी डेसिडियस है, पेड़ पौधा अपना गिरा रहा है, जिसमें पत्ता होता है उसका चौड़ा होता है, पेड़ पौधा का नाम है पाइन या साइप्रस, ठीक है। और पेरेनियल ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि हमेशा बारिश आपको नहीं होगा, तो पेरेनियल सालों भर वहाँ बारिश नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होता है। और ग्रोथ जो होता है वो मौसमी होता है, इसलिए पत्ता पेड़ पौधा गिरा देता है बाकी मौसम में, ठीक है। उसके बाद है स्टेपी या टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया। अभी हम लोगों ने फॉरेस्ट देख लिया, अब हम लोग ग्रासलैंड के बारे में देखते हैं, जो टेम्परेट एरिया में मिल रहा है, बारिश कम हो रहा है और स्टेपी टाइप का, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा, ग्रासलैंड। वहाँ पे आपको ज़्यादा घास का मैदान ही मिलेगा, उतना ज़्यादा वहाँ पे पेड़ पौधा नहीं है। और वो टेम्परेट एरिया मतलब वही 30-35 के आसपास एरिया है ना, 30-35-40 डिग्री, ठीक है। इसको यहाँ पे पेड़ पौधा नहीं होगा, ना के बराबर होगा, लेकिन जो घास होगा वो पौष्टिक बहुत ज़्यादा होता है, छोटा रहता है, मजबूत होता है और पूरा घना रहता है, ठीक है। और इसमें आपको पेड़ जो, और यहीं पे जो आप देखते हैं ना, इसको इस एरिया को ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, अनाज के भंडार भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको गेहूँ का खेती, मक्का का खेती, ये सब होगा, ठीक है। तो जो आप देखते हैं बड़े बड़े ग्रासलैंड, ठीक है, और जहाँ पे आपको अनाज उनाज खूब होता है, मक्का उक्का है ना, तो वो सब कहाँ से हो रहा है दोस्तों, वो स्टेपी टाइप का टेम्परेट ग्रासलैंड से हो रहा है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर आपका रूस हो, ठीक है। अब घास बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ज़्यादा अच्छा होता है या टेम्परेट जानवर के लिए, तो टेम्परेट ग्रासलैंड होता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश ठीक ठाक होता है, ज़्यादा ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा ज़्यादा, सूखा भी नहीं पड़ता है, और पेड़ पौधा जो होता है, मतलब खासकर पेड़ तो नहीं होता है यहाँ पे, पौधा, पौधा भी नहीं बोलिए, घास बोलिए, वो ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व से ज़्यादा भरपूर होता है। तो जो जीव जंतु इसको खाएंगे वो भी ज़्यादा मोटे रहेंगे, हट्टे कट्टे रहेंगे, दूध देंगे अच्छे से, मांस अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होने से कभी-कभी हो सकता है कि छोटे-छोटे आपको झाड़ी-वाड़ी देखने को मिलेगा, लेकिन जानवर आपको ज़्यादा इसमें नहीं मिलेगा, पशु विविधता, ठीक है। उसी तरह से टेम्परेट डेसिडियस बायो में जो मेडिटेरेनियन टाइप का है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी इसको बोलते हैं, टेम्परेट एरिया में 30-35 डिग्री के आसपास, डेसिडियस है, पत्ता अपना गिरा रहा है और पेड़ है अगर है, तो यहाँ पे प्लांट आपको मिलेगा कंटिन्यूअसली, उसमें हीट और एयर के लिए वो आपका लड़ते रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी पेड़ पौधा रहेगा छोटा रहेगा, छोटे छोटे पत्ते उसके रहेंगे, ब्रॉड होंगे, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। यहाँ पे आपको खट्टा पेड़ पौधा ज़्यादा मिलेगा, है ना, जैसे जिससे दारू वारू बनता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट, इसमें विंटर के मौसम में आपको बारिश होता है, और समर वमर जो होता है उसमें सूखा टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम, ये इंडिया के रिस्पेक्ट में अब आ गया मानसून क्लाइमेट, आपको पता ही, इसमें बारे में बताना भी जो है आपको सबको पता ही है ना। इसमें ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, जो गर्मी के पतझड़ के मौसम में पत्ता अपना गिरा देता है,
और बरसात में फिर वो ग्रो होने लगेगा, है ना, इस तरह से। ठीक है, जैसे एग्जांपल है साल, नीम, बम्बू, बांस का सैल, मतलब साल, शीशम, सैंडलवुड, चंदन, वंदन, सहतूत, खैर, मलबेरी, तो ये सब जो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, इसको ड्राउट रेजिस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं, क्योंकि सूखा में ये अपना पत्ता को गिरा देता है। ठीक है, फिर है सवाना या सवाना ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जिसको बोलते हैं। ये ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, गर्मी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठंडा बहुत कम होता है, और बारिश भी ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो है सवाना ग्रासलैंड जो होते हैं लंबे लंबे होते हैं, टेम्परेट वाले हमने देखा, स्टेपी वाला छोटा छोटा होता है, और उसमें पोषक तत्व ज़्यादा रहता है। सवाना जो रहता है उसमें पोषक तत्व आपको कम रहेगा, लंबा लंबा होगा, और इतना लंबा होता है कि जानवर भी उसमें छुप जाएगा, पता नहीं चलता है। और ठीक है, और वहाँ पे बड़े बड़े जानवर भी मिलेंगे, शेर वेर रहेगा, और वहाँ पे वो छुप जाता है, और जो घास खाने वाला जानवर होता है उसको मार के खा लेता है। ठीक है, तो वहाँ पे नुका छिपी, हाइड एंड सीक का चलता है, वो लोग खेलते हैं ना इस तरह से, छुप छुप के शिकार करते हैं। ठीक है, समझे। तो यहाँ पे टॉल ग्रास मिलेगा, पेड़ उतना छोटा छोटा रहेगा, और पेड़ उसमें डेसिडियस अगर रहेगा भी तो पेड़ डेसिडियस रहेगा, पत्ता अपना गिरा देगा जो गर्मी के मौसम में। ठीक है, पानी की बचत करने के लिए। और यहाँ पे जो मेन ट्री आपको रहेगा वो अकेसिया रहेगा। अकेसिया जो पेड़ होता है वो बहुत, उसका ट्रंक मोटा होता है। ठीक है, अब दिखा देंगे अभी आपको। ठीक है, और अम्ब्रेला शेप्ड उसका जो है, अम्ब्रेला जैसा उसका वो होगा, ऊपर का क्रॉन एरिया होगा। ठीक है, समझे। और इसका पेड़ को लोग में जो फल होता है उसको लोग खाते भी हैं, और जड़ में भी उसको लोग खाते हैं, है ना। तो उसको अकेसिया का पौधा बोलते हैं, बहुत सुंदर होता है देखने में, दिखा देता है आपको। और वो आपको अफ्रीका में और ट्रॉपिकल एरिया सवाना के आसपास ही मिलेगा, ग्रासलैंड एरिया में, है ना। और यहाँ पे आपको बहुत तरह तरह के जीव जंतु मिलेंगे, जेबरा वगैरह, लायन वैन। ठीक है, और जंगल में आग भी यहाँ पे लगते रहता है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, सॉरी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पानी है नहीं। ठीक है, मॉइस्चर कम है, तो ड्राइनेस बढ़ते रहता है, सूखापन, और उससे हवा भी चलता है बहुत तेज यहाँ पे। ठीक है, तो उसके कारण यहाँ पे जंगल में आग लग जाता है। ठीक है, और जंगल में आग लगता है तो जो भी छोटे मोटे पेड़ पौधा हैं वो जल के मर जाते हैं। ठीक है, पेड़ वेड़ खत्म हो जाते हैं, और घास ही बचता है, और घास जल्दी से ग्रो हो जाता है। पेड़ जब तक ग्रो होता है, बड़ा होता है, तब तक आग लग जाता है। तो इस तरह से जो ग्रासलैंड एरिया है, खासकर ट्रॉपिकल एरिया में, आपको पेड़ नहीं देखने को मिलेगा, टेम्परेट में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एरिया में जो ट्रॉपिकल डेसिडियस जो ट्रॉपिकल हमारा ग्रासलैंड है, वहाँ तो पेड़ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि जंगल में, वहाँ पे मतलब जंगल नहीं, वहाँ पे घास के मैदान में आग लग जा रहा है। लेकिन जो टेम्परेट एरिया है वहाँ पे पेड़ इसलिए नहीं मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल कम हो रहा है। ठीक है ना, मेन वो कारण है। वहाँ पे तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर है नहीं कि आग लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्रॉपिकल एरिया में जो आग लगना का ही लगना मेन कारण है, जिसके कारण वहाँ पे पेड़ आपको नहीं मिलेगा। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय हो गया। उष्णकटिबंध किसको बोलते हैं? ये इक्वेटर है, ये 23 डिग्री नॉर्थ है, कर्क रेखा, ये है मकर रेखा। तो इसके बीच में जो हमारा पाया जा रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। ठीक है, और यह नाम से ही पता चल रहा है, वर्षा वन है, वर्षा वन वाले एरिया में रहेगा, और खूब सारा बारिश होगा। ठीक है, ट्रॉपिकल मतलब ट्रॉपिकल एरिया में, खास इसको हम लोग आप बोल सकते हैं ना, रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, राइट। हम्म, जिसमें हाई टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अगर हमारा पृथ्वी, ये अर्थ है, ये सूर्य है, तो सूर्य हमेशा यहाँ पे आपको लाइट तो पड़ेगा ही यहाँ पे इस एरिया में। ट्रॉपिकल एरिया में हमेशा जो है आपको पता है खूब सारा लाइट होता है, खूब सारा लाइट होगा। यहाँ पे बारिश पानी भी भाप बन के उड़ेगा, रेनफॉल भी होगा। यहाँ पे पेड़ पौधा जो रहेंगे, इसलिए हमेशा उसमें पानी मिलते रहेगा, तो पेड़ पौधा नहीं गिरेगा। ठीक है, और सनलाइट इसको मिल रहा है अच्छे से। ठीक है, और पानी भी मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा लई है, लंबा भी होते रहेगा, तो मल्टी लेयर्ड दिखेगा आपको, जैसे ऊपर से आप देखिएगा तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। बड़ा पेड़ है, ठीक है, और ऊपर जाएगा, और ऊपर ऊपर ऊपर, इसके यहाँ भी कोई पेड़ है, ये भी ऊपर ऊपर यहाँ तक पहुँचा मान लो, इसके ऊपर पेड़ यहाँ तक पहुँचा, तो ऊपर देखिएगा तो एक लेयर टाइप का आपको देखने में मिलेगा, है ना। मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट या कैनोपी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पेड़ का नाम है इसमें, महोगनी है, इबोनी है, रबड़ है, रोजवुड है, ये सारे आते हैं इसमें। पौधा एपीफाइट के रूप में होता है। एपीफाइट भी हमने बता दिया। एपीफाइट मतलब वो प्लांट जो होते हैं वो दूसरे प्लांट को सपोर्ट लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक बड़ा सा पेड़ है, एक छोटा सा पेड़ है, तो इसको नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इस पे सट के है, बस क्यों ऊपर ही आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस पे लटके रहेगा तो इसको समर्थन मिल जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा ये। ठीक है, और इसको धूप भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको पानी जो जमीन से मिल रहा है तो ये पी ले रहा है, वैसा नहीं, ये अपना खुद से पानी पी रहा है, सारा चीज बस सपोर्ट के लिए से सटा हुआ है। ठीक है, खुद कम बाकी काम खुद कर रहा है, और सनलाइट के लिए उस पर सटा हुआ, सनलाइट उसको मिल जाएगा ऊपर जब उस पर पहुंच जाएगा तब। ठीक है,
तो लेकिन हाल ही में देखा गया है कि जो वर्षा वन है, डिफोरेस्टेशन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे हो रहा है ना? जंगल बहुत तेज़ी से कट रहा है, ठीक है? तो रेन फॉरेस्ट का क्या-क्या इम्पोर्टेंस है आपको पता है? जितने भी पूरे विश्व में ऑक्सीजन बनता है, उसका 20% ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी पे यही देते हैं रेन फॉरेस्ट, ठीक है? प्लस यहाँ बहुत ही ज़्यादा जंगल है, तो जंगल क्या करता है? CO2 को लेगा, ठीक है? ऑक्सीजन CO2 को लेता है और ऑक्सीजन देता है, तो ऑक्सीजन बना रहा है और CO2 को एटमॉस्फेयर से कम कर रहा है, तो बहुत अच्छा रोल है। प्लस ये आपका इसका पत्ता में ये जड़ से पानी लेता है और पानी लेने के बाद पत्ता से जब साँस लेता है, तो उसके बाद ये अपना पानी को छोड़ता है। तो उस पानी ठीक है, बोला जाता है जितना भी भारत में विश्व में बारिश होता है, उसका 50 टू 75% बारिश में इनका योगदान होता है, जो ये इवापोट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन के कारण होता है, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारा तरह-तरह का लगभग 3 करोड़ से अधिक प्लांट और एनिमल यहाँ पे प्रजाति मिलता है, मतलब प्रजाति मिल रहा है, नंबर नहीं, प्रजातियाँ मतलब 3 करोड़ से अधिक अलग-अलग तरह के यहाँ पे जीव-जंतु पाए जाते हैं, ये है मतलब, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे कॉफ़ी, कोकोआ, रबड़ या पाम ऑयल भी वो लोग कर रहे हैं। ये इनका कमर्शियल क्रॉप है, वाणिज्यिक फसल है। और तो यहाँ के सरकार क्या कर रही है, यहाँ के लोग नेचुरल जो क्रॉप्स है, जो वहाँ पे मिल रहा है फसल मतलब नेचुरल जो हमारा फसल है, जंगल है, वहाँ पे उसको काट के वो लोग वहाँ पे कॉफ़ी ये सब उगा रहा है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ से बहुत ज़्यादा नदी-वदी भी है। ओशियन करंट के कारण ये सब तो वहाँ का रीजनल क्लाइमेट को भी ये प्रभावित करता है, मतलब अच्छा करता है, बैलेंस करता है, ठीक है? लेकिन हाल ही में वर्षा वन को नुकसान है। क्यों? क्योंकि बार-बार जंगल में आपको पता चला आग लग रहा है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो जा रहा है कि नहीं? और वहाँ पे मिट्टी सूखा हो रहा है, तो पेड़-पौधा भी सूख जा रहा है, दूसरा जंगल में आग लग रहा है। फिर जो एल नीनो जो होता है सदर्न ऑसिलेशन, इसी कारण भी सूखा होता है, मॉइस्चर कम होता है। क्या होता है एल नीनो? हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे डिटेल में, बस अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि एल नीनो कारण भी सूखा हो रहा है। उसी तरह से वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं, है ना? जिसको हम लोग बोलते हैं कि जंगल को वो काटता है, फिर वहाँ पे खेती करता है, फिर कुछ दिन तक उसका वहाँ पे खेती करेंगे, फिर वहाँ पे जब मिट्टी खराब हो जाता है, फिर वो दूसरे एरिया में जाता है, फिर वहाँ पे काटता है, तो इसके कारण भी जंगल को नुकसान होता है। साथ ही साथ जो राजनीतिक निर्णय है और जो भूमाफिया है, उसके कारण भी जंगल अमेज़न फ़ॉरेस्ट खत्म हो रहा है। तो कैसे जो है जंगल में अगर आग लगता है अमेज़न में, तो कैसे पूरे विश्व को प्रभावित पड़ता है? तो सिंपल बात है, जंगल में आग लगेगा तो पेड़-पौधा नष्ट होगा, तो जो वो CO2 को अपने पास स्टोर करके रखा था, वो CO2 वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, उससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। जो ये ऑक्सीजन देता था, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, जो ये नदियाँ बहुत सारा यहाँ अमेज़न फ़ॉरेस्ट से निकलती थी, वो कम हो जाएगी, है ना? जीव-जंतु विलुप्त हो जाएँगे। तो ये सारा आपका है, ठीक है? सूखा भी होगा, जंगल में आग लगेगा तो सूखा भी होगा, तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, पेड़-पौधा भी कम हो रहा है, बारिश भी कम हो जाएगा, ये सब चीज़ है। फिर पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग भी हमारा जो है नुकसान पहुँचाता है। जंगल में दोस्तों अगर आग लगता है तो उसके कारण 50% ग्रीन हाउस गैस निकल सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल सकता है, मीथेन निकल सकता है, राख निकल सकता है। ठीक है? और ये सारा जो चीज़ है वो ग्रीन हाउस को बढ़ाएगा, ग्रीन हाउस गैस निकलेगा, ग्रीन हाउस बढ़ाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो तो नहीं बढ़ाता है डायरेक्टली, है ना? लेकिन मीथेन बढ़ाएगा। फिर जो क राख होता है, काला जो राख होता है दोस्तों, वो भी आप याद रखिए वो भी ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग करता है, पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई भी जो काला चीज़ जो होता है, काला चीज़ ब्लैक चीज़ होता है, वो सनलाइट को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। सनलाइट को वो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और वापस नहीं जाने देगा। पृथ्वी से कोई रेडिएशन निकला, सनलाइट को अलाउ कर दिया ये मान लो, लेकिन पृथ्वी से जब वो वापस टकरा के जब वापस जाता है वापस जाता है वापस जाता है, तो यहाँ पे जो राख है, ठीक है, ब्लैक सूट जिसको बोलते हैं, है ना? काला धुआँ या ब्लैक सूट वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। इसलिए आप देखिए देखे होंगे जो आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, जो थर्मल पावर प्लांट के आस-पास का एरिया है, वो एरिया गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल-कण है, राख है, जिसके कारण वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगता है। उस एरिया का वार्मिंग बढ़ने लगता है, ठीक है? लेकिन हम लोग डिटेल में देखेंगे ना ब्लैक सूट के बारे में, यहाँ पे हम उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप बेवजह कन्फ्यूज़ हो जाइएगा, ठीक है? तो फिर फॉरेस्ट फायर एंड ड्राउट वही है, तो जंगल में अगर आग लगेगा तो जंगल नष्ट हो जाएगा और वो ग्रासलैंड बनने लगेगा, ठीक है? तो ये बात है। लेकिन कभी-कभी कुछ लोग बोलते हैं कि जंगल में आग लगना जो है, वो कुछ इकोसिस्टम के लिए अच्छा होता है, ठीक है? क्योंकि जंगल में अगर आग लगेगा, ठीक है, तो बहुत सारा कुछ जो पेड़-पौधा होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा-वंडा है, तो वहाँ अगर आग लगेगा तो बर्फ़-वर्फ़ पिघलेगा, ठीक है, मिट्टी-विट्टी नया मिट्टी बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग जस्टिफ़ाई करते हैं, बाकी वो आपको लिए उतना काम का नहीं है, बस याद रखना कि हाँ, जंगल में अगर कभी-कभी आग लग गया, तो वो रीजनरेशन जंगल का पुनर्जनन करने के लिए मदद करता है।
ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक नुकसान है। तो जंगल में आग लगने के लिए ये सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में जंगल में आग लगा था, बोरियल फॉरेस्ट में, है ना? ये आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में सुना भी होगा। एक कोआला करके या कोई जानवर था, आपने वीडियो भी देखा होगा, दिखाते हैं आपको। तो देखिए, जंगल में आग लगने से ये कोआला लोग को नुकसान होता था, जो जंगल में रहते थे, बहुत नुकसान हुआ था। लोग जल वल गए थे, फिर उनको लोगों ने बचाया वचाया, निकाला, मलहम पट्टी किया। बहुत क्यूट जानवर, देखिए, है ना? इस तरह से इनको नुकसान, ठीक है, इनको बचा रहे हैं ये। हो गया, समझ गए? ये चीज़ है। बाकी प्लांटेशन भी अगर होने लगेगा ज़्यादा तो जंगल पे काटेंगे, और वो लोग चाय कॉफ़ी ये सब जब लगाएंगे, पाम हो गया मलेशिया इंडोनेशिया में, शुगर केन हो गया ब्राज़ील में, कॉफ़ी हो गया ब्राज़ील में, रबड़ मलेशिया इंडोनेशिया में, कोकोआ हो गया, जिससे कॉफ़ी वॉफ़ी बनता है, चॉकलेट बनता है। तो वो सब क्या होगा, जंगल काटेंगे और ये सब जब लगाएंगे तो नुकसान होगा ना अमेज़न फ़ॉरेस्ट को, ठीक है। उसी तरह से जो रेन फ़ॉरेस्ट में अगर मिट्टी का अपक्षरण होगा, आपको पता है जो वर्षा वन होता है, मैंने आपको बताया, वहाँ का मिट्टी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और उसमें भी अगर वो जंगल कटने लगेगा, खूब सारा बारिश अगर होगा मान लो, तो जंगल में क्या होगा, वो मिट्टी को बहा के निकल जाएगा, क्योंकि पेड़ जो होता है दोस्तों, वो मिट्टी को पकड़े रहता है। पेड़ ही नहीं रहेगा तो थोड़ा सा भी बारिश होगा तो मिट्टी जो है बहा के निकल जाएगा, है ना? राइट। उसी और प्लस जंगल में आग लगेगा तो उसके कारण भी मिट्टी विट्टी को नुकसान होता है, ठीक है। ये चीज़ है, क्लियर हो गया? चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा है, 102 से लेकर 177 तक है, लगभग 76 क्वेश्चन के आसपास मोटा मोटी है ना? तो इसको हम लोग दो पार्ट में करते हैं, आज अभी करते हैं और कल भी करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन संख्या ज़्यादा है, प्लस ऑलरेडी जो है 1.5 घंटे का क्लास हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग इसको डिटेल में करते हैं। ऐसा करते हैं दोस्तों कि इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, है ना? इस क्लास को अभी आप अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए पीडीएफ वीडीएफ, ठीक है। और कल जो है धड़ाधड़ करके हम लोग एमसीक्यू को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। राइट। चलिए, अपना ख्याल रखिए। और हम आज इसलिए एमसीक्यू नहीं दे रहे हैं आपको, क्योंकि कल जो है संडे है, तो जितने एमसीक्यू अभी तक हो जाएंगे, जैसे कल जो है पूरा एमसीक्यू 76 तक हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 176 के आसपास एमसीक्यू आपका हो जाएगा इन्वायरमेंट में, है ना? और डेली हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू, आपको पता है, 30 40 करके, ठीक है। लंबा समय अभी बचा हुआ है, अभी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में आपका पेपर है। सारा सब्जेक्ट को अच्छे से हम लोग डिस्कशन करके डिटेल में ख़त्म कर लेंगे। तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस जो पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, उसको आप अच्छे से समझिए। कोई डाउट है, दोबारा लेक्चर देखिए, ठीक है। और उसके बाद भी अगर डाउट रह जाता है, ठीक है, तो हम एक डाउट सेशन का क्लास लेंगे, ठीक है। तो उसमें आपको प्रॉपर फिर से जो में डाउट हो उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई डाउट नहीं हो। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, अपना प्यार दीजिए इस चैनल को, और खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। इसका पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में है।